Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the Vijay series of the UPSC, EPFO, APFC and EOAO 2026 exam. We'll be doing the subject accountancy. This is the part 4. Part 1, 2 and 3 has already been uploaded on the website on the YouTube channel. So अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लीजिए. पार्ट 1, 2 and 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं. पार्ट 4 भी आपका मेजर जो कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसी के बेसिस पे हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है ऑफ पार्ट 4. आज हम बेसिकली इसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और उसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, कई सालों में 2 बार भी पूछा गया है. तो इसमें इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मास्टर कोर्स 48 आवर ट्रायल. ठीक है, कुछ बच्चे ना मास्टर कोर्स लेने से पहले थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि यार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. तो उन बच्चों के लिए एडुटैप ऑफर कर रहा है 48 आवर ट्रायल. ठीक है, उसमें बेसिकली आपने कैसे जाना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको गिवन है. ठीक है, तो ये 2 डे डेमो कोर्स है यूपीएससी ईपीएफओ का मास्टर कोर्स का बेसिकली. तो जो भी बच्चे ने मास्टर कोर्स लिया है बिल्कुल वैसा ही आपको मिल जाएगा फॉर 2 डेज अगर आप ये बाय करते हैं इन जस्ट ₹1. बेसिकली इसमें सारे आपके कंसेप्ट क्लासेस, नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर 2 days फॉर 48 hours. बेसिकली दिस इज फॉर कि आप क्वालिटी अश्योर कर सको, आप ये देख सको कि मुझे समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा, ये नोट्स मेरे काम के हैं भी या नहीं है. राइट, सो एक बच्चे के लिए जो थोड़ा सा रेजिस्टेंट है कि अच्छा यार अभी मेरे को फुल कोर्स लेने से पहले मुझे एक प्रीव्यू चाहिए कि कैसा होगा ये मास्टर कोर्स, तो उनके लिए ये एडुटैप लेके आया है फॉर 2 days. अगर आप सिलेबस भी देखेंगे, कंटेंट देखेंगे तो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ऐसा नहीं है कि कुछ हमने ब्लॉक कर लिया कि इतना ही पार्ट दिखाना है, नहीं, एवरीथिंग विल बी विजिबल टू यू. सो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसका कोई भी सब्जेक्ट खोल के अपने हिसाब से उसका प्रीव्यू ले सकते हैं. अगर आपको पसंद आए तो फिर आप मास्टर कोर्स ले लेना. ठीक है, उससे पहले लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये 2 डे डेमो कोर्स लेके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं टू आवर टॉपिक. ठीक है, दैट इज आवर इनकम स्टेटमेंट. हम आज कोशिश करेंगे कि हम अपने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मेजर हैं, 1 इज योर इनकम स्टेटमेंट एंड 1 इज योर बैलेंस शीट, दोनों ही हम कवर कर लें. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द इनकम स्टेटमेंट. अब इसमें ना बेसिकली आपको जो समझने वाली चीज है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि वो क्या क्या रहेगी, कि इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली होती क्या है, इसका नीड क्या है, और दूसरी चीज इसका फॉर्मेट पूरा का पूरा जो हम आज करेंगे. फॉर्मेट बेसिकली इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऐसा बड़ा जनरलाइज सा फॉर्मेट रखा है, ऐसा नहीं कि जो कंपलसरी फॉर्मेट है मैंडेटरली जो कंपनीज एक्ट ने दे रखा है हम उसी को फॉलो करना है. नहीं, मैं आपको जो फॉर्मेट कराऊंगी वो जनरलाइज फॉर्मेट कराऊंगी सो दैट हम उसमें से ना जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं आपके इनकम स्टेटमेंट के उसको हम काफी अच्छे से समझ सके, उसको थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में समझ सके. राइट, सो फॉर्मेट हम करेंगे ताकि आपको सारे जो भी उसके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इनकम स्टेटमेंट के वो पता लग जाएं, प्लस फॉर्मूलाज हैं इसमें वो भी आपको समझ में आ जाएं. ठीक है, एक हायरार्की में करोगे तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, रोट लर्निंग आपको नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप एक कॉपी पेन जरूर अपने हाथ में रखें, बिकॉज अगर आप कॉपी पेन रखोगे ना तो आप बेसिकली साथ साथ लिख सकते हो, साथ साथ लिखोगे तो साथ साथ नोट बन जाएंगे, और प्लस कोई डाउट होगा तो तभी के तभी आपको समझ में भी आ जाएगा और तभी के तभी आप कोशिश भी करोगे कि हाँ उसको मुझे क्लियर करना है. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर इनकम स्टेटमेंट. व्हाट इज बेसिकली इनकम स्टेटमेंट? देखिए 3 चीजें हैं इनकम स्टेटमेंट में, मेजर 3 हेड्स हैं. दैट इज 1 इज रेवेन्यू, 1 इज एक्सपेंसेस एंड 1 इज द प्रॉफिट या फिर हम इसको कहेंगे लॉस. ठीक है, सो बेसिकली ना हर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी है ना, और जब वो स्टार्ट कर लेता है तो वो यही सोचता है कि यार प्रॉफिट होगा मेरे बिजनेस को कि नहीं होगा. ठीक है, अब 1 साल उसने काफी मेहनत करी अपने बिजनेस में, तो वो ये देखना चाहता है ना कि यार 1 साल बाद मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो उस चीज के लिए वो अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएगा. इनकम स्टेटमेंट में ये मेजर 3 हेड्स को इंक्लूड करेगा. एक रेवेन्यू या फिर हम कहेंगे सेल्स. छोटी सी आपकी लेटर से एक किराना की शॉप है, तो आप क्या करोगे, आप सारे रेवेन्यू कितना आपके पास पैसा आया है फ्रॉम द कस्टमर्स. ठीक है, नॉट दी एक्सपेंसेस, नथिंग, अभी वो छोड़ के सिर्फ कितना पैसा आपको कस्टमर से आया है एज रेवेन्यू, एज सेल्स, वो आप लिख लोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल में आपने 2,50,000 की सेल कर ली है, उसमें से अब
आपने कुछ परचेज किया होगा सामान, ठीक है, अगर आपकी छोटी सी किराने की शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है, तो you must have purchased some raw material, some basically material so that you can sell it to your customers. तो वो वाले जो expenses हैं फिर आप उसमें से माइनस कर दोगे. Let us suppose उस पूरे साल का जो एक्सपेंस है वो है 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 अब माइनस कर दोगे आप अपनी सेल से. ऐसे ही करेंगे ना, अगर आप एक इंडिविजुअल होके भी सोचो कितनी आपकी सेल्स हुई, कितने कस्टमर ने आपको पैसे दिए, उसमें से हम एक्सपेंस माइनस कर लेंगे कि कितना हमने किसी और को देना है या दे दिया था पहले, वो हम माइनस करके हम ये निकाल लेंगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ. सो प्रॉफिट हुआ इस केस में, तो अगर हम देखें तो यस, एक्सपेंसेस आर लेस देन योर रेवेन्यू, सो हेंस यू आर इन अ प्रॉफिटेबल स्टेज. तो 1,30,000 का उस साल में आपको प्रॉफिट हो गया. हो सकता है कई बार एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. अगर इनिशियल ईयर्स की बात करें बिजनेस की, तो कई बार जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं फ्रॉम द रेवेन्यू, सो इन दैट केस लॉस भी हो जाता है. सो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली हमें बताता है कि प्रॉफिट या लॉस ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट. सो बेसिकली इसके करेक्टरिस्टिक्स भी अगर हम देखें तो वो क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. बड़ी ही नॉर्मल सी चीज है कि अगर इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, राइट. इट इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1st of April ऑफ एनी ईयर टिल 31st of March ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1st of April 2025 टिल 31st March 2026, ठीक है. ईयर तो ऑफ कोर्स कोई भी हो सकता है. तो इट इज मेड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. एंड जनरली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स ऑन 31st of March 2026 या फिर 31st March ऑफ एनी ईयर हम जो है ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. बिकॉज पूरे साल का तभी तो हमें रेवेन्यू एक्सपेंस पता लगेगा और पूरे एक साल का ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है. तो एज ऑन 31st March हम ही ये इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं. सो दीज आर द छोटे छोटे से फीचर्स. ऐसे फीचर्स भी आपके एग्जामिनर आपको पूछ लेता है, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है. सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लोगे लॉजिक, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओगे. अब ये जो है फॉर्मेट ये है आपका मेजर वाला, ठीक है. अब ये आपका कोई ऐसा नहीं है कि जनरल, मतलब ये बिल्कुल जनरलाइज फॉर्मेट है. ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरीली फॉर्मेट है जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट, ठीक है. हम ये जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं ये एक जनरल फॉर्मेट है जो कोई भी कंपनी यूज कर सकती है अगर वो करना चाहे. बिकॉज अब मैंने ये फॉर्मेट क्यों लिया है, बिकॉज ये थोड़ा सा ना बाइफरगेटेड सा है. इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं आपको बड़े अच्छे से समझा सकती हूँ. मेजर तो हमारे ये तीन ही हेड्स रहेंगे, एक हमारा रेवेन्यू, एक हमारा एक्सपेंस, एक हमारा प्रॉफिट, ठीक है. अब ये जो रेवेन्यू है ना, ये रेवेन्यू भी हमारे कुछ कैटेगरीज का है, कुछ सब हेड्स में है. एक्सपेंसेस के भी कुछ सब हेड्स हैं एंड इवन प्रॉफिट के भी कुछ सब हेड्स हैं. तो वो अब हमने आज करने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बात करूं हमारा रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू या फिर सेल्स. तो सबसे पहले हमारा टॉप मोस्ट पे हम लिख लेते हैं कितनी सेल्स हुई फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, फ्रॉम द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. अब देखो रेवेन्यू ना, वैसे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक जगह ही मार्क किया है सेल्स, ठीक है. ये है बेसिकली मेरे डायरेक्ट रेवेन्यूज. डायरेक्ट रेवेन्यूज क्या होता है कि लेट अस सपोज आप ना शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड वही शर्ट्स को आप आगे सेल कर देते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग आपका मेन बिजनेस हो गया. तो ये जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज है, जितना भी आप रेवेन्यू कमाएंगे वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. अब कंपनी ना कई बार जो बिजनेस होता है वो कई बार किसी और वे से भी रेवेन्यू अर्न कर लेती है. जैसे कि कहीं से इंटरेस्ट आ गया, उसने किसी को पैसे दिए थे और इंटरेस्ट उसने अर्न कर लिया, है ना. तो कई बार प्रॉफिट अर्न कर लिया किसी एसेट को बेचने पे. तो वो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, वो यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हम बाद में इंक्लूड करेंगे, ठीक है. वो याद रखेंगे, वो हम बाद में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है. अभी सिर्फ डायरेक्ट रेवेन्यूज जो है हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे यहाँ पे ऑन द फर्स्ट हैंड, कि कितना डायरेक्ट रेवेन्यू आया फ्रॉम द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. फिर आप देखोगे हमारे एक्सपेंसेस हैं आपके बेसिकली तीन तरीके के. एक है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज बेसिकली द डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू अर्न द डायरेक्ट रेवेन्यूज. इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी. नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है. एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, जो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है. कि आपने सेल कर रहे थे आप शर्ट्स, तो जो भी शर्ट्स आपने सेल करी, ठीक है, द गुड्स दैट यू हैव सोल्ड, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए
उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या आपके एक्सपेंसेस लगे, वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए काम आ रहे हैं, जैसे कि रेंट ऑफ द ऑफिस, रेंट ऑफ द शॉप, एम्प्लॉय की सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बेसिकली मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा ना कुछ, लेकिन अगर वो रेंट में ना दूं शॉप का तो वो बिजनेस चलेगा कैसे, राइट? सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट आर डन सो एज टू रन द बिजनेस। नेक्स्ट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस भी होंगे जो नॉन ऑपरेटिंग है, जो बिल्कुल मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से बिल्कुल बाहर हैं। जैसे कि मैंने कहीं से लोन लिया था, मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो ये मेन एक्टिविटी नहीं है मेरी, लेकिन मुझे पे तो करना पड़ेगा ना, एक्सपेंस तो है मेरा। सो दीज आर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 3 तरह के एक्सपेंसेस हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है आपका, ये भी 4 तरीके का है। कौन से तरीके के प्रॉफिट्स हैं? देखो, एक तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, जो हमारा सेल्स और सीओजीएस को माइनस करके निकलता है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने के बाद निकलेगा। फिर आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ठीक है, एंड देन हमारा नेट इनकम। ये 4 तरीके के जो प्रॉफिट्स हैं हम आज पढ़ेंगे, और ये प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे मेजर हेड्स और प्लस सब हेड्स हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद आर मेन फॉर्मेट। तो पहले हम ले लेते हैं सेल्स हुई है हमारी बिजनेस की, डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट रेवेन्यूज कितना हुआ? 1 लाख रुपीज। सो सेल्स अगर हम बात करें, ठीक है, सेल्स इज बेसिकली रेवेन्यूज। ठीक है, या फिर हम कहें कि पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो ये 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसीट, एक होता है हमारा कैपिटल रिसीट। ठीक है, द मनी दैट वी आर रिसीविंग इन द बिजनेस is of 2 types, revenue and capital receipts. Now the words are a little you can say alien to you if you have not studied accounts. ठीक है, तो revenue receipts और capital receipts होता क्या है? सबसे पहले ना capital receipts को पढ़ते हैं। अब ऐसे receipts, ऐसा पैसा जो बिजनेस में आया, लेकिन उस पैसे की वजह से, उसके पैसे आने की वजह से या तो मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, या फिर मेरा कोई एसेट जो है वो रिड्यूस हो गया है। जैसे कि मैंने कोई एसेट है जो सेल कर दिया, एसेट सेल कर दिया। इन दैट केस लेटर से मैंने कोई मशीन थी जो मैंने सेल कर दी, तो क्या मेरा एसेट रिड्यूस होगा इस केस में? बिल्कुल हो रहा है, एसेट रिड्यूस हो गया, लेकिन पैसा आ रहा है। यस, मशीन को सेल करने के बाद पैसा आएगा। सो दिस इज माई कैपिटल रिसीट व्हेन आई एम सेलिंग अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, एंड देन आई एम अर्निंग मनी, इन दैट केस दैट इज अ कैपिटल रिसीट। एंड द सेकंड केस इज कि इफ आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम समवेयर, लेट अस से आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है, ऑफ 10 लाख रुपीज। सो इन दिस केस मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस, यस इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो इट इज अ कैपिटल रिसीट। बट इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी, यस इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी एज वेल, क्योंकि पैसा तो पे ऑफ करना पड़ेगा ना बाद में। सो हेंस ऐसी चीजें जिससे या तो हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है या फिर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, वो होती है हमारी कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट को देखते हैं। अभी ऑफ कोर्स ऑपोजिट है, जिससे हमारी ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ना ही हमारा कोई एसेट इंपैक्ट होगा, ना एसेट रिड्यूस भी नहीं होगा, राइट? सो जैसे कि हमारा कोई सेल्स रेवेन्यू हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो डायरेक्ट रेवेन्यूज बेसिकली व्हेन आई एम फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स, आई एम सेलिंग माय शर्ट्स। सो व्हेन आई एम सेलिंग माय शर्ट्स, सो दैट इज बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इससे हमारा कोई फिक्स्ड एसेट डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, हम बस पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं, राइट? सो सेल्स रेवेन्यू, मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस बट इट इज नॉट रिड्यूसिंग एनी एसेट, हेंस ये हमारा रेवेन्यू रिसीट है। नेक्स्ट इज रेंटल इनकम फ्रॉम लीजिंग आउट द प्रॉपर्टी। यस, अगर मैं कहीं रेंट पे किसी को, मैंने अपनी बिल्डिंग दी है और रेंटल इनकम मेरे को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या मेरा कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन पैसा अर्न कर रही हूँ, हाँ, तो ये भी मेरा रेवेन्यू रिसीट है। देन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और लोन, कि मैंने किसी को लोन दिया या फिर मैंने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया था और इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, FD में इन्वेस्ट किया था और इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, सो दैट इज ऑल्सो इनकम ऑफ मनी, है ना? पैसा तो आ रहा है, बट इज इट रिड्यूसिंग एनी एसेट? इज इट क्रिएटिंग एनी लाइबिलिटी? नो। सो हेंस दिस इज अ रेवेन्यू रिसीट। अगेन फीस और कमीशन अर्न फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे दी आपने, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में काम कर दिया, तो फीस या कमीशन आपको मिल गई। सो हेंस इन दैट केस ऑल्सो नो लाइबिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड, नो रिडक्शन ऑफ एसेट, हेंस दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट। अब अगर मैं अब बात करूं रेवेन्यू रिसीट में कोई एसेट या लाइबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है, इम्पैक्ट की भी बात करूं, हो रही है, नहीं हो रही है?
whereas in the capital receipt हम asset और liability पे ही impact डाल रहे हैं. सो इन दिस केस क्या मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि कैपिटल रिसीट में एसेट और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट जा रहा है, तो ये वाले सारे रिसीट्स आपके बैलेंस शीट के पार्ट बनते हैं. ये कौन से रिसीट्स हैं जो बैलेंस शीट के पार्ट बनते हैं, नॉट योर इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ आपके रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस की बात करते हैं. एसेट एंड लाइबिलिटीज इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. वेराज जब मैं रेवेन्यू रिसीट की बात कर रही हूँ, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये वाले जितने रिसीट्स हैं हमारे, ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं. ये किसका पार्ट बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट का. अब इसमें ना एक चीज ध्यान में रखनी है, जब मैंने पीछे अभी फॉर्मेट आपको दिखाया, ये 1 लाख रुपीज की जो सेल्स दिखाई है, this is just your sales from the main activity of the business. So this is the main activity, sales revenue from the sale of goods and services. अभी हम सिर्फ ये ही इंक्लूड कर रहे हैं, ये बाकी भी आपका इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट होते हैं, पर अभी हमने इंक्लूड नहीं किया इसको. ठीक है, अभी सिर्फ हमने सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करा है, दैट इज 1 लाख रुपीज. ठीक है, ये जो बाकी का है ये भी अभी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, पर मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो कि रेवेन्यू रिसीट जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, वेयरएज कैपिटल रिसीट इज नॉट. ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है बात. ठीक है, लेकिन एक चीज आपने जो ध्यान में रखनी है ना, कैपिटल रिसीट की. कैपिटल रिसीट में मैंने बोला था कि हम कोई सेल करते हैं एसेट. ठीक है, लेटर से मैंने कोई लैंड सेल करी. ठीक है, पहले वो जो लैंड थी वो 10 लाख रुपीज की थी और मैंने उसको 12 लाख रुपीज में बेच दिया, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है ना. इस केस में ये जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 लाख रुपीज का. अब ये जो सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट है ना, 2 लाख रुपीज सिर्फ प्रॉफिट, ये आपका रेवेन्यू रिसीट या फिर इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा. ठीक है, सिर्फ हम जब प्रॉफिट की बात करें, ये जो पूरा 12 लाख है ये आपका इधर का पार्ट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का, लेकिन ये जो 2 लाख रुपीज है, ये जो प्रॉफिट आपने कमाया ऑन द कैपिटल रिसीट, बिकॉज ऑफ द कैपिटल रिसीट या फिर कैपिटल एसेट की वजह से, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा. ये याद रखना है. ठीक है, सो रेवेन्यू रिसीट आपका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, कैपिटल रिसीट सिर्फ बैलेंस शीट का पार्ट बनता है, लेकिन जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द कैपिटल एसेट, वो आपका रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बन जाता है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं ना लोन, ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक. ठीक है, HDFC बैंक से मैंने लोन लिया. अब ये जो लोन की अमाउंट है ये तो कैपिटल रिसीट में जाएगी बिकॉज पैसा आ रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट आप देते हो ऑन दिस लोन, ये जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस आप करते हो, वो आपका ना बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनता है. ये बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब हम एक्सपेंसेस करेंगे. अभी आपको इतना समझ में आया कि जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगी ऑन द सेलिंग ऑफ एनी एसेट, वो प्रॉफिट आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा. मैंने इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके अगर उन्होंने देना है तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, नाउ अगर हम एक्सपेंसेस पे चलते हैं, हमने कर लिया अपना रेवेन्यूज. ठीक है, रेवेन्यूज 2 तरीके के कर लिए. अब हम चलते हैं अपने एक्सपेंसेस के ऊपर. व्हाट इज एन एक्सपेंस? बेसिकली एक्सपेंस रेफर्स टू द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और कॉस्ट इनकर्ड बाय अ कंपनी इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. सो बेसिकली जब भी एक कंपनी या बिजनेस पैसे लगा रही है, पैसे खर्च कर रही है, उसको हम कहते हैं कि वो एक एक्सपेंस है ना. तो जब एक कंपनी ने सेल करने हैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऑफ कोर्स उसको कुछ एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे ना. या तो उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा वो गुड और सर्विस जो उसको बेचना है, या फिर उसको ट्रेड करना पड़ेगा. बेसिकली कहीं और से वो लेके आएगा सामान और उसको आगे बेचेगा. राइट, सो बेसिकली व्हाट इज एन एक्सपेंस? इट इज द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स. बेसिकली जब कंपनी से या बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, जब बिजनेस पैसा खर्च करता है. राइट, सो क्या हो सकता है आपके परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है. लेबर के चार्जेस, जब अगर वो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई चीज, तो ऑफ कोर्स लेबर कुछ पैसे लेगी ना आपसे, वेजेस लेगी, तो वो लेबर के चार्जेस भी आपका एक्सपेंस है. रेंट ऑफ द बिल्डिंग, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो सेल्स ऑफिस का हो, कोई भी रेंट है, खर्चा है ऑर्गेनाइजेशन का. कोई मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, हमने जो गुड्स हमने बेचने हैं उसको मार्केट करना है, उसको एडवर्टाइज करना है, तो उसके एक्सपेंसेस. सैलरीज ऑफ योर एम्प्लॉयज, बेसिकली है ना, कि या तो कोई सेल्स एजेंट है उसकी सैलरी देनी है, ऑफिस के एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी देनी है. तो ये बिजनेस के छोटे छोटे से खर्चे हैं. राइट, सो दीज आर योर एक्सपेंसेस. अब जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं ना, सो एक्सपेंसेस आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है आपका
कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ आई नो कि आप सब जो हैं इन दोनों वर्ड से वेल वर्स्ड हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, राइट। सो अगर हम देखें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं। If the benefit of the expenditure extends up to more than one accounting period, it is known as capital expenditure. इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लैंड परचेज करा, ठीक है, कोई लैंड या कोई फिक्स्ड एसेट बेसिकली परचेज करा, तो पैसा जाएगा आपके बिजनेस से, बिल्कुल जाएगा, ये आपका एक्सपेंस है एक तरह से, तो ये एक एक्सपेंस ही है, राइट। बट इस केस में आपका जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, और बेसिकली जो बेनिफिट आपको ये देगा, ये जो ऐसा एक्सपेंस है जो बेनिफिट आपको ये देगा, दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर। सो ऐसे एक्सपेंसेस आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं। और देखो, क्योंकि ये आपके एसेट को बेसिकली इम्पैक्ट करते हैं, तो क्या ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा? यस। क्या ये आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा? द आंसर इज नो, ठीक है, क्योंकि ये एसेट्स को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग, एक्वायरिंग एनी लैंड एंड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग इन एनी व्हीकल, कोई परचेज किया आपने, है ना, कार, ट्रक, मशीनरी, ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इवन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, R&D, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोको कोला की बात लेती हूँ। कोको कोला ने काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी होगी, तब उसने वो रेसिपी बनाई है। सो बेसिकली दैट रेसिपी इज यूज फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट। वो कब से यूज कर रहे हैं। सो ये जो R&D उन्होंने करी, वो भी तो एक तरह का एक्सपेंडिचर था, जिसका बेनिफिट वो काफी साल तक आगे ले रहे हैं, ले भी चुके हैं और ले भी रहे हैं आगे, राइट। सो R&D भी आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। अब आते हैं हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। सो दिस इज द ऑपोजिट, जहां पे जो बेनिफिट है दैट इज ओनली अप टू 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, 1 और लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, इट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एक्सपेंस करा, उसका बेनिफिट हमने उसी साल में ले लिया, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी और वेजेस। अब आपने फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, यू आर अ बिजनेस एंड आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो मार्च के मंथ की जो सैलरी आप दोगे, तो मार्च के मंथ में काम भी तो करवा लोगे ना उनसे, जो बेनिफिट है वो आप उसी टाइम पे ले लोगे। सो हेंस ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप उसी साल में ले लेंगे, वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कोई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री फॉर प्रोडक्शन, अगर मैं कोई परचेजेस कर रही हूँ, रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ या फिर इन्वेंट्री खरीद रही हूँ अपनी, सो इन दैट केस दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ यू आस्क मी व्हाई, बिकॉज हम इन्वेंट्री को क्या ट्रीट करते हैं, अपना करंट एसेट ही। बेसिकली जो इन्वेंट्री है वो हम ये सोचते हैं कि यार ये 1 साल के अंदर अंदर हम बेच भी देंगे। सो जो उसका बेनिफिट है, जो उसका कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं उस इन्वेंट्री पे, उसका जो बेनिफिट है वो हम उसी साल में ले लेंगे। सो हेंस ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे देखते हैं रेंट एंड यूटिलिटीज, ठीक है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे आपके एम्प्लॉय सैलरी आप पे करते हैं, वैसे आप रेंट भी जब पे करते हैं किसी महीने का, तो उसका भी बेनिफिट आप उसी महीने में ले लेते हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, देखिए अब मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को कई बार लोग एक्सेप्शन की तरह भी ट्रीट करते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है ना कि लेट अस सपोज आपने 3 लाख रुपीज के एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दिया, कि आपने बोला कि ये जो मेरी एड है ना ये टीवी पे आनी चाहिए, और ये जो एड आपने एयर करनी है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो उस केस में ना लोग ये सोचेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ चला गया, लेकिन नहीं। याद रखना है ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो हम करते हैं ना लम सम, लेकिन उसका बेनिफिट हमें पता है कि यार ये इतने समय के लिए ही होगा, तो हम क्या करेंगे ना, उसको हम बाइफरगेट कर लेंगे। लेट अस सपोज कि 3 लाख का जो हमने लमसम अमाउंट दिया दैट इज फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो 1 साल का कितना हुआ, 1 ईयर का कितना हुआ, 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज हम ईच ईयर एज एन एक्सपेंस शो कर देंगे अपने इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है, बिकॉज ये भी एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज उसी साल में आप उसका एडवांटेज तो ले लेंगे ना, राइट। तो आप हर साल जितना जितना एडवांटेज ले रहे हो उसके हिसाब से आप अपनी जो कॉस्ट है वो उसमें डाल देंगे। सिमिलरली आपके कोई ऑफिस का रेंट है, सैलरी है, एडवर्टीजमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सो अब इसी से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट, लेकिन जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द एसेट, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट एंड नॉट द इनकम स्टेटमेंट, राइट। सो यही बात इन्होंने
हमने यहाँ पे भी लिखी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि सैलरी हमने पे करी 1 लाख रुपीज की, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज इन द करंट ईयर ओनली, सो दैट इज वाई इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। लेकिन जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ तो तब वो जो है वो पार्ट बनता है आपके बैलेंस शीट का। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट एंड टर्न है। अगर आपने लेटर से आपने कोई एक कार खरीदी आपने 10 लाख रुपीज की, अब कार की जो वैल्यू है ना वो हर साल डेप्रिशिएट करती है, ये हमें पता है, हम कार को यूज भी करते हैं और हर साल उसकी जो वैल्यू है वो कुछ पैसे से गिर जाती है, राइट, कुछ परसेंटेज से गिर जाती है। सो जो डेप्रिसिएशन होती है ना आपके एसेट की, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन होती है आपके एसेट की, वो हम ट्रीट करते हैं इन द इनकम अकाउंट ओनली, इन द इनकम स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। तो जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी, लेटर से 10% की डेप्रिसिएशन है ईच ईयर, सो एक साल में कितनी डेप्रिसिएशन होगी, इन द फर्स्ट ईयर कितनी होगी, 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपीज विल बी a part of your income statement, in a part of your profit and loss account, ठीक है। तो पूरी एसेट की वैल्यू है वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, ठीक है, जो पूरे एसेट की वैल्यू है। लेकिन जो आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट करिए जितनी भी अमाउंट से, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू, दैट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, फर्नीचर ऑफ 50,000 if expected to be used for 5 years will be depreciated by a value of 10,000 each year, है ना। 50,000 divided by 5, that means 10,000 each year उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। सो एवरी ईयर हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन एक्सपेंस और उसको इनकम स्टेटमेंट में भी शो करेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में हर साल 10-10 हजार रुपए हम उसकी जो बुक वैल्यू है उसको डिक्रीज करते रहेंगे। इनिशियल वैल्यू 50,000 थी, तो नेक्स्ट ईयर क्योंकि 10,000 हम एज डेप्रिसिएशन शो कर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी 40,000 एंड 30,000 एंड देन सो ऑन, ठीक है जी। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और आइडेंटिफिकेशन के भी ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आई होप आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि इज दिस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा, देखो जब वो आपके एसेट आप खरीद रहे हो, बेसिकली जब आपके एसेट को इम्पैक्ट कर रहा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होगा, जब किसी एसेट को इम्पैक्ट नहीं करता है बल्कि जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है जी। चलो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट सब हेड ऑफ योर एक्सपेंस। हमने एक्सपेंस एज अ होल कर लिया है। अब फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंस है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेल्स हमने कर ली थी। सेल्स अभी हम जो हमने ऊपर जो लिखी है वो है हमारी डायरेक्ट सेल्स दैट वी हैव अर्नड फ्रॉम दी main activity of the business, right? Now we will be subtracting the cost of goods sold from it. This is the first kind of an expense. Now what is cost of goods sold? These are the expenses that are directly associated with the making or purchasing of that product. Let us say you are manufacturing shirts, ठीक है, you are manufacturing shirts and you are selling shirts, ठीक है। So this is the main activity of the business. तो इन shirts को sell करने से पहले of course आपको manufacture करना पड़ा, तो जितना भी cost लगा to manufacture those shirts will be a part of your COGS, ठीक है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सिर्फ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस विल बी अ पार्ट ऑफ योर COGS। ये याद रखना है आपने। कोई भी ऑफिस एक्सपेंस है दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर COGS। अब इसका एक बुकिश सा फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। इसको रोट लर्निंग करनी है तो रोट लर्निंग करो, लेकिन अगर समझ जाओगे कॉन्सेप्ट तो रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज COGS, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री। व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री? देखो पिछले साल में कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है कि बच गया, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया या कोई भी गुड्स हैं वो बच गए, तो वो इस साल हम यूज करेंगे, इस साल हम उसको बेचेंगे, ठीक है। सो दैट इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री। उसका एक्सपेंस हम इस साल में जोड़ेंगे, प्लस हमने कुछ न्यू परचेजेस करी होंगी, ये भी मेरा एक्सपेंस है। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, पिछले साल का जो बचा था और जो इस साल हमने नया खरीदा, प्लस उस पर कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होगा। डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि उसके ऊपर कुछ लेबर का खर्चा होगा उसको बनाने के लिए, है ना, कोई रेंट देना पड़ेगा फैक्ट्री का, तो जो डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी द फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, उस सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए, दैट विल बी इंक्लूडेड माइनस द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हो सकता है कि इस सामान में से, इस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस में से कुछ सामान अभी भी बच जाए इस साल में, तो वो सामान की कॉस्ट हम इस साल में नहीं जोड़ेंगे, वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हम सबट्रैक्ट कर देंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस एनी डायरेक्ट कॉस्ट माइनस द क्लोजिंग इन्वेंट्री विल गिव यू योर COGS, ठीक है। तो अगर हम COGS के एग्जाम्पल्स को देखें तो रॉ
रॉ मटेरियल का क्या क्या आ जाएगा इसमें, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगी आपकी प्लस आपके परचेजेस, ठीक है, जितने भी आपके परचेजेस हैं और ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी अ पार्ट ऑफ योर रॉ मटेरियल। फिर उसमें कुछ लेबर का खर्चा जो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा, लेबर के एक्सपेंसेस, ठीक है, उस बेसिकली रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए लेबर पैसा तो लेगा ना, तो वो लेबर वेजेस, फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, रेंट ऑफ द फैक्ट्री ओनली नॉट ऑफ द ऑफिस, ये भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में ही हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन करना था हमें, इसीलिए तो हमें रेंट देना पड़ रहा है ना। सो हेंस फैक्ट्री रेंट, लाइट का, वाटर, कोल, फ्यूल चार्जेस, डीजल के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ऑफ द फैक्ट्री विल बी इंक्लूडेड, प्लस द फ्रेट इनवर्ड्स, ठीक है, शायद आपको यहाँ पे दिख ना रहा हो, बट यहाँ पे एक और है फ्रेट इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स। व्हाट इज दैट बेसिकली? देखो ये मेरा वेयर हाउस है, ठीक है, ये मेरा वेयर हाउस है, ये मेरा सप्लायर है, सप्लायर के वहां से जब गुड्स मेरे वेयर हाउस तक आते हैं दैट इज नोन एज इनवर्ड, ठीक है, दैट इज फ्रेट इनवर्ड, जब सप्लायर के वहां से मेरे वेयर हाउस में सामान आना है, राइट, सो दैट इज फ्रेट इनवर्ड, और इसका जो पैसा है वो हमारे सीओजीएस में ऐड होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द कॉस्ट of inventory only, basically this is the cost which should be included as a part of the inventory, क्योंकि इस inventory को बनाने के लिए, इस inventory को उस पोजीशन में लाने के लिए हमने ये खर्चा किया है। सो कैरेज इनवर्ड याद रखना, कैरेज आउटवर्ड इसका पार्ट नहीं होगा। व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड? ये मेरा वेयर हाउस है, ठीक है, अब यहां से मुझे मेरे बायर को सामान भेजना है, ठीक है, तो यहां से आउटवर्ड जा रहा है, कैरेज आउटवर्ड, ये ना मेरा सेलिंग एक्सपेंस होता है, ये इंक्लूड नहीं होता मेरे सीओजीएस में, ये याद रखेंगे, है तो एक्सपेंसिव बट ये मेरा सीओजीएस का पार्ट नहीं है, राइट। सो विद दिस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सीओजीएस क्या क्या होता है। अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, लेट अस से रिलायंस कंपनी है, कैंपा कोला बना रही है, तो वो ये ऐसे इनकर करेगी कुछ फॉलोइंग एक्सपेंसेस, लेट अस से 5,000 ऑन रॉ मटेरियल, 3,000 ऑन लेबर वेजेस, 1,000 ऑन फैक्ट्री रेंट। सो व्हाट विल बी द टोटल, व्हाट विल बी द टोटल सीओजीएस? raw material plus labor plus factory rent, that will be equal to 5,000 plus 3,000 plus 1,000, that will be 9,000. So 9,000 will be your COGS, right? So ऐसे करके आप COGS कैलकुलेट कर सकते हो, right? So अगर मैं बात करूं, ये सेल्स है मेरी 1 लाख की, ठीक है, उसमें से मैंने COGS ना 30,000 मान लिया, ठीक है, मैंने बड़ी ऐसी बेसिक सी ही फिगर्स लिए हैं, 30,000 का मेरा COGS था। अब इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला है? बेसिकली अकाउंटिंग में ना जब भी कोई भी चीज हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं लगाते उसके आगे कि माइनस का साइन लगा दो, नहीं, हम क्या करते हैं उसके आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं उस वैल्यू को। सो हेंस सेल्स में से COGS हम माइनस करेंगे, तो अब हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका तरीके का एक तरह का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या होता है? सेल्स माइनस COGS। यहीं से फॉर्मूला देखो, इसी में से समझ में आना शुरू हो जाएगा। सेल्स में से COGS एक तरीके का एक्सपेंस निकल गया, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, सेल्स कौन सी थी? डायरेक्ट रेवेन्यूज, जो डायरेक्ट आपकी है ना सेल करने पे, जो आपकी मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस है उसको करने से जो सेल्स आई, आपके पास जो पैसा आया वो लिखा हमने, माइनस ओनली द डायरेक्ट expenses, that is the cost of goods sold is subtracted. So what is gross profit? This is the profit that you have earned from the main business activity, right? So gross profit basically क्या बताएगा कि how much the company has earned only by selling its product and services, nothing other than that, ठीक है, no other revenue, no other expense, only by selling and manufacturing the products that the company is actually doing, ठीक है। सो दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, इट शोज हाउ मच मनी द कंपनी हैज अर्न फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हियर वी आर नॉट कंसीडरिंग द ऑफिस रेंट, सैलरी एंड टैक्सेस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओनली वी आर कंसीडरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ओके। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज नेट सेल्स माइनस COGS विल गिव यू द ग्रॉस प्रॉफिट। सो विद दिस आपके पास एक बड़ा ही अच्छा पार्ट तैयार हो गया है, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 70,000 का आ जाएगा, 1 लाख माइनस 30,000, 70,000। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि कैसे आप इसको निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाए तो आप कैसे करोगे उसको? कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्टेड आइटम्स। द ओपनिंग स्टॉक इज गिवन टू यू, purchases is given to you, sales and wages are given to you. How will you calculate? See, first of all, net sales चाहिए हमें, it is given to you 2,70,000. 2,70,000 is the net sales, ठीक है, minus COGS. COGS is not directly given to you, so can you calculate? Yes, we can. Opening stock
plus purchases plus any direct cost. Direct cost is actually not directly given, but it is written wages. So wages is a part of direct cost minus closing inventory, right? So opening stock is how much? 37,500 plus purchases of 1,05,000 plus direct cost of 30,000 minus closing inventory is not given to you. So we will treat this as zero. So how much it will be? It will be 1,72,500. So you will subtract it from 2,70,000, right? And you will get the figure as 97,500. 97,500. So this is how you calculate the gross profit. ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में. अगर ये ऐसे नहीं आया तो रेशियोज में भी आ सकता है, क्योंकि रेशियोज में भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ पार्ट होगा, हम करेंगे उसको आगे, ठीक है. नाउ एक चीज याद रखनी है, जो हमने ये छोटा सा पार्ट किया है ना, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रेडिंग अकाउंट. वाई ट्रेडिंग अकाउंट? बिकॉज ट्रेड इज हैपनिंग हियर, है ना. आई टोल्ड यू वी आर मैन्युफैक्चरिंग सम थिंग्स एंड वी आर सेलिंग दोज थिंग्स. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग? ट्रेड इज हैपनिंग. सामान लेके आए, उसको मैन्युफैक्चर किया और उसको आगे बेच दिया, या फिर हम सामान ही लेके आए, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करने की जरूरत थी, उसको आगे ऐसे ही बेच दिया. सो दिस इज बेसिकली ट्रेडिंग. Okay, trading is buying and selling of goods and services. So this is the trading section. The sales minus COGS is equal to the gross profit. This is a छोटा सा part of your income statement. ठीक है. So कई बार इसके ऊपर भी question आने के chances होते हैं, right? So this is a section of your income statement that shows direct revenues and direct expenses which are related to the company's primary business activity. ठीक है जी. सो एंड इट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज कोर ऑपरेशंस, मींस मेन ऑपरेशन. मेन ऑपरेशन से उसने कितना पैसा बिजनेस कमा रहा है, ठीक है. सो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बताता है कि अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम है, ठीक है, इसका मतलब है या तो मेरी सेल्स अच्छी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो अच्छा होना चाहिए ना, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा बढ़िया है. या तो मेरी सेल्स कम है, या फिर मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा है. तो क्या करना चाहिए मुझे? अपनी सेल्स को या तो इंक्रीज करना चाहिए, या फिर कॉस्ट ऑफ जो गुड सोल्ड है उसको मुझे कम करना चाहिए. आई शुड डू समथिंग सो दैट माई कॉस्ट गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है. इससे जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं वो हम अच्छे से ले सकते हैं, राइट. सो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कर लिया है हमने, ट्रेडिंग सेक्शन, ठीक है. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ योर एक्सपेंस, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं. व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? हम आगे पढ़ते हैं. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर बेसिकली द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है. इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और हम कहते हैं इसको ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने के लिए काम आते हैं, विच आर डन सो एज टू रन द बिजनेस और डू द डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है. अब इसको कैसे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने ना आज बिजनेस मतलब आपने आज अपनी शॉप खोली, आपकी एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है, आपने आज शॉप खोली, शाम तक कोई बंदा नहीं आया, ठीक है. लेकिन ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो फिर भी आपको इनकर करने ही पड़े? उस दिन का रेंट जो है वो आपको पे करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि रेंट ओनर को कहोगे यार इस दिन तो आज मेरे पास ग्राहक ही नहीं था, आई डिडंट हैव एनी कस्टमर, सो आई विल नॉट पे द रेंट. यू स्टिल हैव टू पे द रेंट बिकॉज यू हैव टू रन द बिजनेस, राइट. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, आपने क्या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके बैठ गए होगे? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी पे करनी पड़ी ऑफिस की, ठीक है. एम्प्लॉय का जो सैलरी थी वो भी देनी पड़ी. एम्प्लॉय तो कहेगा मैं तो सैलरी लूंगा चाहे मेरे को आपने वेला बिठा के रखा है. सो ऐसे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए काम आते हैं और वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ये खर्चा, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है सो एज टू रन द बिजनेस स्मूथली. दीज आर नोन एज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी. दीज आर नोन एज दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? वही सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, बट यू हैव टू रिमेंबर इट इज डिफरेंट फ्रॉम लेबर वेजेस. लेबर वेजेस की बात करूंगी तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड है. जब मैं सैलरी ऑफ एम्प्लॉय की बात करती हूँ तो वो ऑफिस से रिलेटेड है, दैट इज दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस. लेबर वेजेस है तो वो सीओजीएस का पार्ट बन जाएगा. सैलरी है तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा. सिमिलरली रेंट ऑफ ऑफिस विच इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्ट्री रेंट, ठीक है. ऑफिस रेंट की बात कर रही हूँ. इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल फॉर ऑफिस, स्टेशनरी एक्सपेंस फॉर ऑफिस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, है ना, कोई सेल करनी थी तो ट्रैवल करना पड़ा तो वो भी एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. यू आर डूइंग इट सो एज टू रन द बिजनेस, राइट. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, रिपेयर ऑफ द ऑफिस, डेप्रिसिएशन. इवन डेप्रिसिएशन आई टोल्ड यू ना, कैपिटल एक्सपेंस में एक डेप्रिसिएशन होती है फिक्स्ड एसेट की जो पार्ट बनती है आपके इनकम स्टेटमेंट की ही, तो वो डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है,
ठीक है. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स. इसको मोटा मोटा बस आपने ये याद रखना है. दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. दीज आर डन सो एज टू रन द बिजनेस. दीज आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन बट दे आर स्टिल रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है, ये याद रखना है आपने. दिस इज स्टिल रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. ये कोर एक्टिविटी में ही आता है बट दीज आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. ओनली दिस इज द डिफरेंस. ठीक है जी. सो हमने सारे जो हमारे सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन डालेंगे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो जितना भी हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम क्या निकाल लेंगे, हमारी ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, सेल्स में पहले डाला हमने वैल्यू, फिर सीओजीएस में डाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया था. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 70,000 का कुछ था. सो लेट अस अज्यूम मैंने कुछ सैलरी में, रेंट में, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन सब में वैल्यू डाली. टोटल जितना भी आया, ठीक है, तो मैंने अपना ऑपरेटिंग इनकम वहां से निकाल दिया. 70,000 में से मैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगी तो मेरा ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा. दैट इज EBIT. EBIT. सो व्हाट इज EBIT? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम जिसको हम कहते हैं. व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ये बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशंस. अब इसमें बेसिकली हमारा सीओजीएस भी कहने को ऐड हो ही गया. ठीक है, कि हम सीओजीएस भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे, सीओजीएस भी माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे. उसके बाद हम निकालेंगे हमारा EBIT. दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. दैट इज द होल प्रॉफिटेबिलिटी ओनली डन फ्रॉम द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. जहां से हम अभी ये जो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, इसको हम डिडक्ट नहीं कर रहे हैं. सिर्फ हम अपने जो बिजनेस के कोर एक्टिविटीज हैं उसी को कर रहे हैं. जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम आगे बाइफरगेट कर सकते हैं. दैट इज रेवेन्यू माइनस सीओजीएस. दैट विल गिव यू द ग्रॉस प्रॉफिट माइनस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल गिव यू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो यू शुड नो व्हाट इज EBIT, यू शुड नो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट. दोनों ही चीजें आपको बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो इसको इनकम स्टेटमेंट में हमने डाल के देख लिया. ठीक है, यहाँ पे टोटल करा हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000. सो 70,000 में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे. हम निकाल लेंगे हमारा ऑपरेटिंग इनकम, ऑल्सो नोन एज EBIT. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन. एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, कॉपी पेन लीजिए, ट्राई करिए, यहाँ पे पॉज करिए वीडियो और ट्राई करिए कि आप खुद इसको निकालने की कोशिश करिए. बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आप डालेंगे वैल्यूज तो आपके पास आंसर आ जाएगा. आपने कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देखिए, यहाँ पे पॉज करना है वीडियो एंड देन रीस्टार्ट करके फिर आपके क्वेश्चन करके देखिए. ठीक है, तो चलते हैं हम. So first we have to calculate the gross profit. How do you do that? We need sales for that. Sales is how much? 5 lakh rupees, and then from here I need to subtract the COGS, but COGS is not directly given to me, so I'll calculate. How will you calculate? Opening stock, right? Opening stock plus purchases plus your direct cost, okay, minus your closing stock. This is the formula, right? Now opening stock is given to you 70,000, right? 70,000 plus purchases is given to you 80,000 plus the direct cost. If I see the direct cost, then the wages are a part of direct cost, right? It is a part of your manufacturing cost. So 30,000, okay, 30,000 minus closing stock. Yes, it is given to you 20,000. So 20,000 will be subtracted. So what will be the sum of it? 70 plus 80 plus 30 minus 20,000. That will be around 1,60,000, right? 1,60,000. So when you just subtract it from 5 lakh, how much it will be? Sales minus COGS, it would be 3,40,000. So what it is? This is your gross profit, right? So gross profit is sales minus COGS. Is this okay? Gross profit is very much easy. Then we need to calculate the operating profit. How do you do that? We will subtract all the operating expenses, right? Operating expenses will subtract from the gross profit so as to get what? The operating profit. Now what are the operating expenses here? Depreciation is a part of your operating expenses. Yes, 50,000 will be subtracted. Then 25,000 of the office rent. Office and administration expenses are all a part of your office this operating expenses, so this will also be subtracted, minus the marketing expenses, right? So these are also the expenses that are done to run the business. So hence 50,000 will also be subtracted from here. So just try to subtract this. 3,40,000 minus 50,000 minus 25,000 minus 50,000. This will be how much? This would, I think, come around 2,15,000.
thousand something, yes, 2,15,000. So when I just calculate here, so it will be 2,15,000. So you can just have a look at it, and I hope you were able to calculate this on your own, क्योंकि अगर आप ये खुद से कर पा रहे हो then it's a plus situation for you. अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और you need to calculate the operating profit, you will be able to do that, right? So here you just need to calculate here. ओके अगर आपको ये मैं बोलूं कि इनकम स्टेटमेंट में आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, तो ऑफ कोर्स एमसीक्यू बेस्ड है, तो इनकम स्टेटमेंट में आपको दिखाना तो नहीं पड़ेगा, बट अब यस आपको फिर भी ये पता होना चाहिए कि ये कैसे दिखाएंगे. ठीक है, मैं ये सारी एनोटेशन एक बार डिलीट कर देती हूँ, है ना. इधर सेल्स में 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाला था 1,60,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 3,40,000, राइट. उसमें से हमने हमारा जो ये रेंट था, डेप्रिसिएशन है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, ये सब्ट्रैक्ट किया. दिस अमाउंट्स टू 1,25,000. सो 3,40,000 में से उसको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 2,15,000. दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू पुट दिस इन द इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो. ठीक है, येस ऑफ कोर्स एमसीक्यू बेस्ड है तो ऐसे क्वेश्चन आना मुश्किल है, लेकिन कैलकुलेशन तो आ सकती है ना. ऐसा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो आ सकता है जहां पे हमने या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है. सो ये आपको आना चाहिए, राइट. चलिए लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नॉन ऑपरेटिंग. हियर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज बोथ. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे हमने जब रेवेन्यू लिखा था तो हमने यहाँ पे लिखा था सेल्स, तो ये हमारी सारी डायरेक्ट रेवेन्यूज थी, डायरेक्ट सेल्स थी, विच वी आर अर्निंग थ्रू द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. अब कभी कभी ऐसे रेवेन्यूज भी जनरेट होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं होते हैं, लेकिन हो सकते हैं हमारे पास कहीं ना कहीं से और भी पैसा आ सकता है. So that revenue will be now a part of the non-operating revenues. अब of course expenses तो हम माइनस करते हैं, अगर कोई non-operating revenue होगा तो उसको हम ऐड कर देंगे. तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है non-operating expenses and your revenues. ठीक है, non-operating income या फिर revenues and expenses क्या होता है? These are the financial transactions that occur outside the company's core business operation, that are not basically related to the main activity of the business. Let us say the main activity of the business is to manufacture shirts and to sell shirts, right? Now this is the main activity of the business, but sometimes what we have done, we have taken a loan or we have given a loan to someone. So hence either we are giving out interest or either we are receiving interest. Now this is not a part of your main activity of the business. This is something that you are doing outside the main activity of the business, right? So hence this is something non-operating. ये business को चलाने के लिए कोई help नहीं करता है, लेकिन business में फिर भी ऐसे expenses और ऐसी income generate होने के chances होते हैं. तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो व्हाट आर द डिफरेंट इनकम, जैसे कि आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करवाए थे और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. सो ये आपका ऐसा रेवेन्यू है जो मेन एक्टिविटी से तो नहीं आ रहा है. So hence interest on fixed deposit, this will be a part of your non-operating income. Dividend from investment, कहीं पे invest किया था, कहीं पे shares में पैसे लगाए थे और dividend receive किया है आपने. And profit from sale of any asset, ये भी याद रखना है आपने कि अगर मैंने कोई asset था मेरा 10 लाख रुपीज का, ठीक है, और उसको मैंने 12 लाख रुपीज में बेच दिया, तो ये जो 2 लाख का profit है that becomes a part of your income statement. I told you. Now where will it be shown? Where it will be shown? It will be shown in the नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, ये एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम शो होगा. डायरेक्ट सेल्स में काम नहीं आता है, बल्कि जब आप इनडायरेक्टली नॉन ऑपरेटिंग इनकम में शो करोगे तो ये वहां पे इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा. सो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट. ओके, इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग कि ये कहां पे होगा, दिस इज ट्रीटेड एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉट एज ऑपरेटिंग इनकम. तो इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे? अब लेट अस से आपने किसी को आपने लोन लिया था तो इंटरेस्ट पे करना पड़ा, हेंस तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. देन लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर. अब देखो इन्वेंट्री बेच दी, अगर जब बेची तब तो वो डायरेक्ट रेवेन्यू बन गया आपका, लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री खराब हो गई एनी चोरी की वजह से, फायर की वजह से, तो इन दैट केस ये आपका लॉस हो गया. और ये जो लॉस है ये रोज रोज तो होता नहीं है, ठीक है, नॉन रेकरिंग है नेचर में. सो हेंस दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सो इससे एक और चीज भी समझ में आएगी, जो ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन रेकरिंग है, ठीक है, जो रोज रोज नहीं करते हैं हम पर लेकिन हो जाते हैं, सो दैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ठीक है,
अब लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, लेट अस सपोज हमारा एसेट था 10 लाख रुपीज का, लेकिन मैंने उसको कितने में बेच दिया, 8 लाख रुपीज में बेच दिया। तो जो ये 2 लाख रुपीज का लॉस हो गया, ये कहाँ पे जाएगा, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड पेनल्टी फॉर एनी रॉन्ग डूइंग, कहीं पे चलान कट गया, आपने कहीं पैसे भरने थे नहीं भरे, चलान हो गया, तो ये जो ऐसा कोई पेनल्टी लग गई, कोई चलान लग गया, तो वो सब क्या है, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। सो यू शुड बी एबल टू बाइफरगेट ऑल्सो बिटवीन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस को चलाने में हेल्पफुल होते हैं, पर ऐसी चीजें, ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी इनकम जो बिजनेस को चलाने के लिए काम नहीं आ रही है लेकिन फिर भी हो जाती है, ठीक है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग। सो यू शुड बी एबल टू बाइफरगेट बिटवीन द टू, ठीक है। अब इसमें जब हम नॉन ऑपरेटिंग हमने डाला, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सारे जो रेवेन्यूज हैं उनको हम ऐड कर देंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, एक स्मॉल से पिक्चर ले लेते हैं कि लेट अस सपोज यहाँ तक हमने कर लिया था कि ऑपरेटिंग इनकम मेरा 45,000 आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेवेन्यूज जो हैं, इंटरेस्ट रेवेन्यूज ये मैंने ऐड कर दिया कि मैंने कहीं से मुझे इंटरेस्ट आया तो ये ऐड कर दिया, कहीं से गेन हुआ था लेट अस सपोज तो वो भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। लेट अस से मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ था फ्रॉम एनी सेल ऑफ एसेट तो ये मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मेरा इनकम हो गया। और अगर मेरे एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कहीं से इंटरेस्ट देना पड़ा मुझे, वो सब ट्रैक कर दूंगी, कहीं से लॉस हो गया वो सब ट्रैक कर दूंगी, एंड देन आई गेट माई टोटल नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर एक्सपेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वो प्लस में है तो वो ऑफ कोर्स इनकम होगा, अगर यहाँ माइनस में शो करती मैं तो वो एक्सपेंस होता, राइट। सो अपने ऑपरेटिंग इनकम में मैंने ऐड करा अपने एक्सपेंसेस और या फिर इनकम को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 46,000, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग पार्ट। एंड देन जब आप ऑपरेटिंग इनकम से, आपकी ईबीआईटी से जब आप अपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस को, है ना, सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो क्या निकलता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, दैट इज ईबीटी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो, यहाँ पे हम निकलता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सारे इंटरेस्ट को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद निकल गया क्या आपका ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ठीक है। इंटरेस्ट को सारा सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद आपका ईबीटी निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है। अब बिफोर टैक्सेस है तो टैक्सेस अब हम इसमें से रिड्यूस कर देंगे, राइट। तो सपोज रिलायंस ने 30% का टैक्स पे किया, ठीक है, तो 46,000 पे 30% हम निकाल लेंगे, कितना पे करा, 13,800, दिस शुड बी इन ब्रैकेट, ठीक है। इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, दिस इज द नेट इनकम बेसिकली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकम होती है बिकॉज जब आप रेशियोज चैप्टर करेंगे ना, जब आप रेशियोज चैप्टर पे आएंगे तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द रेशियोज जो है वो आपकी नेट इनकम के थ्रू निकाली जाती है, राइट। सो पीएटी और नेट इनकम निकालते हैं हम अपनी इनकम स्टेटमेंट से बेसिकली, राइट। सो हियर आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन। सबसे पहले डायरेक्ट रेवेन्यूज हमारे सारे सेल्स आ जाएंगी, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेसिकली ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर डन इन द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ऑफ दोज गुड्स, ठीक है, या तो ट्रेड करने में या फिर मैन्युफैक्चर करने में जो भी एक्सपेंस लगता है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग सेक्शन भी कहते हैं, राइट, ट्रेडिंग सेक्शन भी कहते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन का। नेक्स्ट उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, हम सारे अपने जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी होगी, रेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज टाइप हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया ऑफ द एसेट, ये सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम निकल के आ जाता है, दैट इज ईबीआईटी, ठीक है। उसमें से हम जितने भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है वो हम ऐड कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो हमारे पास टोटल निकल के आ जाता है, अगर वो प्लस में आ रहा है तो वो इनकम हो गया, अगर वो माइनस में आ रहा होता तो वो एक्सपेंस हो जाता, ठीक है। फिर हम इसमें से अपने ऑपरेटिंग इनकम में से और ईबीआईटी में से माइनस कर देंगे अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, देन यू विल गेट योर ईबीटी, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। उसमें से हम अपना टैक्स माइनस कर देंगे, कितना टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है जी। सो दिस इज योर ऑल इनकम स्टेटमेंट, ये पता होनी चाहिए आपको और बहुत सी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब इसमें जो 4 तरीके के प्रॉफिट्स हमने किए ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली टेल्स मी दैट हाउ मच इज द प्रॉफिट फ्रॉम द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। देन योर
Operating profit, this tells me what is the overall profitability from the main activity of the business only. ठीक है, कि बिजनेस को चलाने के लिए भी जो जो हमने एक्सपेंसेस किए वो भी माइनस करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाता है, राइट. देन वी गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. ठीक है, बिफोर आई पे माई टैक्सेस, द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग माई नॉन ऑपरेटिंग पार्ट ऑल्सो. ठीक है, वी गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड देन वी गेट द net profit, right? Then we get the net profit, that is our PAT, profit after taxes. That is the overall profitability of the firm after doing all kinds of expenses, all interest and taxes, etc., etc., right? Now when I talk about the schedule 3 of the Companies Act, now I would like to specify that whatever format we have done, okay, the vertical format that we have done, that is a very general format, that is not according to the guidelines. Okay, according to the guidelines, if I talk about, so it is mentioned in the schedule 3 of the Companies Act that how do you need to actually present your financial statements. Okay, so schedule 3 of the Companies Act, that is given by MCA, Ministry of Corporate Affairs. Okay, so Ministry of Corporate Affairs is basically a significant framework in India. Okay, or you can say a schedule 3 of the Companies Act is basically a significant framework in India जो बताता है that what is the standardized format and presentation guidelines for all the financial statements, not just for one, for all the financial statements, that is our income statement also and balance sheet also. ठीक है, और ये कौन देता है हमें? MCA देता है, Ministry of Corporate Affairs. ये schedule 3 कौन देता है? MCA. ठीक है, सो ये बेसिकली एक रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी टूल के जैसा है, बेसिकली जो बताता है कि है ना सारी कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं क्या वो इस शेड्यूल 3 को फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं, राइट. सो बेसिकली ये रेगुलेट करने में, मॉनिटर करने में हेल्प करता है. ऑल्सो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ये शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट है ये सबको एप्लीकेबल है, ऑल द कंपनीज. ठीक है, लेकिन किस किस को नहीं है? एक तो इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं है, ठीक है, एक बैंकिंग कंपनीज को नहीं है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है, बिकॉज उनकी जो सब हेडिंग होती है ना वो काफी डिफरेंट होती हैं. सो दैट इज वाई उनके लिए नहीं है. इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एनी कंपनी engaged in the supply and generation of electricity, ये 3 कंपनीज के अलावा शेड्यूल 3 सबके लिए एप्लीकेबल है, इनके लिए नहीं है. अगर ये चाहते हैं कुछ और यूज करना तो ये यूज कर सकते हैं, राइट. सो विद दिस योर इनकम स्टेटमेंट इज कंप्लीट, बट आज हम एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर कर लेंगे, दैट इज योर बैलेंस शीट. ठीक है, अब बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से आपने समझना है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही 50% ऑफ द पार्ट ऑफ योर वर्क हैज बीन डन. इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं काफी मैंने देखे हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे इनकम स्टेटमेंट में. अब बैलेंस शीट पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बैलेंस शीट के भी कंसेप्ट को हम ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लेंगे. ठीक है, सो ये आपका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है जो हम एक्सप्लेन करने के लिए आपको यूज करेंगे. अगेन दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड फॉर्मेट, ऐसा नहीं है कि यही मैंडेटरी फॉर्मेट है. ठीक है, ये कंपनी 3 का कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3 का नहीं है, ये एक जनरलाइज फॉर्मेट है जो हम आपको समझाएंगे, सो दैट आपके पास छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें आपको समझ में आ जाए. ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं विद द एसेट साइड फर्स्ट. ठीक है, इसमें 2 साइड्स हैं आपकी, लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. ठीक है, एंड सेकंड है हमारी एसेट साइड. मोस्टली जो देखा गया है वो हम लेफ्ट साइड पे हमारी लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी लिख लेते हैं, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी राइट दी एसेट्स. और इसको आपने याद कैसे करना है, हमें पता है हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी या फिर हम कहते हैं कैपिटल, राइट. सो यू शुड नो your asset side, all the total of your asset side will always be equal to the total of your liability and shareholder equity side. ठीक है, ये जो दोनों का टोटल आता है ना यहाँ पे, ये दोनों का इक्वल होता है हमेशा. ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्ट करेंगे विद द डीकोडिंग ऑफ द एसेट साइड फर्स्ट. ठीक है, एसेट साइड में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है करंट एसेट्स, एक होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स. सो व्हाट आर करंट एसेट्स फर्स्ट, या फिर हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर एसेट्स, ऑल्दो हम ये पढ़ चुके हैं, बट व्हाट आर एसेट्स, यू टेल मी. एसेट्स क्या हैं हमारे? ऑल दो रिसोर्सेज दैट आर हेल्ड इन द बिजनेस. ठीक है, जो रिसोर्सेज जो हेल्प करते हैं हमें फ्यूचर बेनिफिट को अर्न करने के लिए, दोज आर माय एसेट्स. जैसे कि हमारी कार, मशीनरी, हमारी लैंड, बिल्डिंग, ये सब हमारे एसेट्स हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम रेवेन्यू को जनरेट कर सके, राइट. सो एसेट्स तो हमें पता है. अब एसेट्स में 2 चीजें हैं, हमारी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, जिसकी भी आपको ब्रीफ में नॉलेज है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द करंट एसेट्स. नाउ व्हाट आर करंट एसेट्स?
So current assets are those assets which are held in the business for less than 1 year. All the resources that you have, all the assets that you have, जो आपके पास सिर्फ 1 साल या फिर 1 साल से कम के लिए हैं, वो आपके करंट एसेट्स का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, और वो आपके बैलेंस शीट में शो भी होंगे. तो अभी हम पढ़ेंगे सारे छोटे छोटे करंट एसेट्स जो हमारे बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, ठीक है. एक एक करके उसको डिस्कस कर लेते हैं. पहला है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स. करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? जिससे जो इन्वेस्टमेंट्स आपने करी, जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला, आपने कहीं अपनी रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाला, आपने कुछ शेयर्स में पैसा डाला, सो ये आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है. लेट अस से ये जो इन्वेस्टमेंट आपने करी, दिस इज फॉर लेस देन 1 ईयर. जैसे कि 9 मंथ्स के लिए कर ली, 10 मंथ्स के लिए कर ली, 11 मंथ्स के लिए कर ली, है ना, इवन फॉर 1 मंथ अगर आपने कर ली. सो दिस इज अ करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. सो ऑल दो इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव डन फॉर लेस देन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आर ऑल अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स, ठीक है. सिमिलरली आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. अब ये क्या होता है? देखो, बेसिकली कैश तो होगा आपका फिजिकल कैश, ठीक है, जो आपके पास बिजनेस में है, वो आपका एसेट ही है. आप उससे कुछ खरीद सकते हो, उससे कुछ ट्रेडिंग कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And all those assets which are like cash equivalents which can be readily convertible into physical cash, ठीक है, जो बहुत ही हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स. जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप जाओगे बैंक में अपना पैसा निकलवा के ले आओगे, उसको फिजिकल कैश में टर्न आउट कर सकते हो. तो बैंक अकाउंट आपका कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो गया. देन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अगर मैं बात करूं आपकी ये एफडी आरडी की ही, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है. आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप इन सिंगल क्लिक आप अपना फिक्स डिपॉजिट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो और फिर बैंक में जाके अपना फिजिकल कैश निकलवा सकते हो. सो हेंस दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कैश इक्विवेलेंट्स. देन आपके चेक्स, आपके डिमांड ड्राफ्ट, अगर किसी ने आपको चेक इशू करा है तो अगेन चेक भी क्लियर हो जाता है आजकल, वो भी एक दिन में क्लियर हो जाता है आपके बैंक से, राइट. एंड डिमांड ड्राफ्ट, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको डिमांड ड्राफ्ट दिया है. व्हाट इज अ डिमांड ड्राफ्ट? लेट अस सपोज एक पर्सन है एक्स, ठीक है, एक पर्सन है एक्स, उसने ना एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया. कैसे बनवाएगा वो डिमांड ड्राफ्ट? वो ना किसी भी बैंक में चला जाए, उसका चाहे अकाउंट वहां पे है चाहे नहीं है, वो पीएनबी में चला गया, लेट अस सपोज पंजाब नेशनल बैंक में, और उसने कहा कि ये एक कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है लेटर से एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, आपने ना इस कंपनी को मुझे पैसे देने हैं, तो इसके नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए. सो पीएनबी क्या करेगा? पीएनबी एक चेक की शेप में ही होता है, एक चेक के उसमें डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा डिमांड ड्राफ्ट के नाम से, ठीक है, और वो एबीसी लिमिटेड के नाम पे बना देगा. एक्स जो है उसको पैसे दे देगा, पीएनबी को सारे पैसे दे देगा. अब पीएनबी ने उसके ही नाम पे एबीसी लिमिटेड के नाम पे एक चेक बना दिया, डिमांड ड्राफ्ट बना दिया बेसिकली. अब मेरी कंपनी जो है एबीसी लिमिटेड, अगर मुझे जब भी वो पैसा चाहिए है, ठीक है, मैं बैंक में जाऊंगी, पीएनबी में जाऊंगी और अपना पैसा निकलवा के ले आऊंगी, क्योंकि एक्स ने तो पैसे ऑल दे ही दिए हैं ना पीएनबी को. सो पीएनबी जो है वो मुझे पैसा बाद में दे देगी जब भी मैं उसको वो डिमांड ड्राफ्ट दिखाऊंगी, राइट. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच कैन बी रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ठीक है जी. सो हेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स. देन कम्स योर इन्वेंट्रीज. अब इन्वेंट्री देखो क्या होती है आपकी, जैसे जो हमारे वेयर हाउस में सामान पड़ा है, ठीक है, वेयर हाउस में हमारे रॉ मटेरियल भी पड़ा होता है, तो रॉ मटेरियल भी जो हमने खरीदा, क्या वो हमारा एसेट नहीं है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि यही रॉ मटेरियल जब हम उसको मैन्युफैक्चर करके उसको प्रोड्यूस करके फिनिश गुड बना देंगे तो वो आगे बिक जाएगा, हमें बेनिफिट देगा कि नहीं देगा? पैसे देगा ना, रेवेन्यू हेल्प करेगा जनरेट करने में. सो हेंस रॉ मटेरियल आपका जो इन्वेंट्री में पड़ा हो सकता है. लेट अस सपोज जो वर्क इन प्रोग्रेस है आपका, वर्क इन प्रोग्रेस दैट मींस रॉ मटेरियल पे कुछ काम हो चुका लेकिन वो अभी तक भी फिनिश गुड में टर्न आउट नहीं हुआ. जैसे कि हमारे पास वुड पड़ी थी, ठीक है, वुड एज अ रॉ मटेरियल पड़ा था, ठीक है, अब उसमें मैंने काम शुरू करा, ठीक है, चेयर बनानी थी. हाफ अ चेयर जो है उस पर कटिंग कुटिंग सब कुछ हो गई, हाफ चेयर जो है वो रेडी है, लेकिन वो अभी फुली कन्वर्टेबल नहीं है टू चेयर, ठीक है, अभी कुछ काम उस पर पड़ा है. सो हेंस ये जो हाफ चेयर पड़ी है, दिस इज नोन एज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. तो ये भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट होती है. इस पे ये भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट तो देगी ना, जब आपको ये हाफ चेयर कन्वर्ट हो जाएगी फुल चेयर में, तो ये रेडिली बिक सकती है और रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो. एंड इवन योर फिनिश गुड्स तो ऑफ कोर्स आपके इन्वेंट्री का पार्ट होंगे ही होंगे, राइट. सो इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट क्यों है? फर्स्ट थिंग कि हम हमेशा ये अज्यूम करके चलता है बिजनेस कि जो इन्वेंट्री में जितना भी हमारा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड जो पड़ा है वो हमारा जो ना बड़ा ही जल्दी बिक जाएगा. 1 साल के अंदर हम उसको ट्राई करेंगे कि वो सारा जो सामान है वो बिक जाए. और इन्वेंट्री जो है आपकी रिप्लेनिश होती चेंज होती रहती है बार बार. ऐसा नहीं है कि
एक ही तरह की इन्वेंट्री बहुत सालों साल पड़ी रहेगी। बिजनेस ये अज्यूम करता है कि हम यूज करते भी चलेंगे और उसमें और डालते भी चलेंगे सामान। सो इन्वेंट्री जो है वो हमेशा करंट एसेट का पार्ट होती है, बिकॉज वी थिंक दैट इट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश। दिस इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल। व्हाट इज अ ट्रेड रिसीवेबल? देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर डेटर्स। ठीक है, आपने लेट अस सपोज किसी को सामान बेचा था, यू हैव सोल्ड समथिंग, सोल्ड योर गुड्स, ठीक है, और उसने अभी आपको पैसे नहीं दिए, वो कहता पैसे मैं आपको बाद में दूंगा। सो हेंस ही बिकम्स योर व्हाट? ही बिकम्स योर डेटर। ठीक है, लेट अस सपोज योर बिजनेस ABC लिमिटेड है आपका बिजनेस, और आपने राम को सामान सेल किया था। ठीक है, यू हैव सोल्ड गुड्स टू राम। सो राम सेड दैट आई डोंट हैव द मनी राइट नाउ, आई विल पे यू आफ्टर 3 months. सो राम बिकम्स योर व्हाट? राम बिकम्स योर डेटर। सो सिमिलरली आपके बहुत सारे डेटर्स होंगे, ठीक है, जैसे कि राम, श्याम, बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आपने पैसा लेना होगा। सो उसका जो सम है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर डेटर्स के अंडर आ जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स इसको क्यों कहते हैं? बेसिकली बिकॉज आपने ट्रेडिंग करी, you manufactured something, you sold something, so this is basically trade, and because of the trade, because of the main activity of the business, you will receive something, so that is why it is known as trade receivables. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो, अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बेसिकली मीन्स कि आपने किसी को लोन दिया, एनी लोन गिवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपने किसी को लोन दिया, दैट मीन्स फॉर अ लेस देन अ पीरियड ऑफ 1 year, तभी वो करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा ना, क्योंकि ऐसा लोन जो आपने 1 साल से कम के लिए दिया, तभी वो लोन आपके पास 1 साल के अंदर अंदर वापस भी आ जाएगा, है ना, उसका पैसा। सो हेंस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स व्हेन यू हैव गिवन अ लोन टू समवन। ये याद रखना, यू हैव नॉट टेकन अ लोन हियर, यू हैव गिवन अ लोन, तभी तो वो एसेट बनेगा ना, बिकॉज अगर आपने किसी को लोन दिया है तभी तो आप उस पर पैसा कमा पाओगे, right? So any loan given for a short term to somebody, like a company giving a loan to an employee or a director or a supplier, is known as a current asset. ठीक है जी। नेक्स्ट इसी के अंदर शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस के अंदर ही आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस? लेट अस सपोज आपने इंटरनेट का बिल था, ठीक है, इंटरनेट का बिल जो था वो आपने सारा का सारा एक ही महीने में भर दिया। ठीक है, जैन टू दिसंबर का बिल था, आपने सारा बिल जनवरी में ही भर दिया। सो हेंस दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, 12 months का बिल आपने पहले ही भर दिया। अब इसका जो बेनिफिट है वो आप हर महीने इंटरनेट यूज करके निकाल लोगे। सो हेंस दिस इज व्हाट? दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रीपेड एक्सपेंस। एंड व्हाई इज दिस एन एसेट? बिकॉज द बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेंस यू विल बी टेकिंग फॉर इन द नेक्स्ट coming subsequent months. ठीक है, so that is why this is an asset first thing, and this is why it is termed as short term loan and advances, because it is like you have given loan to someone, पैसा दे दिया आपने एडवांस में उसको, और उसका जो बेनिफिट है फिर आप लेते रहोगे हर महीने। so that is why ना ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी के अंदर ही हम प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखते हैं। ठीक है जी, सो ये आपने याद रखना है, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट फर्स्ट थिंग, बट अंडर द हेडिंग व्हाट? अंडर द हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, देन आपके अदर करंट एसेट्स में आपके कौन से आ जाएंगे? देखो, ऑल दोज एसेट्स जो कहीं और किसी और का पार्ट नहीं बन रहे हैं वो आपके अदर करंट एसेट्स का पार्ट बन गया। ठीक है, और जो ऐसे एसेट्स जिसका पैसा आपको 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा, राइट, दैट विल बी विद इन 1 year यू विल बी गेटिंग द मनी कन्वर्टेड इनटू कैश। इसका और एग्जाम्पल क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये ऐसा एसेट है जो कहीं और तो नहीं आया, इसलिए ये अदर करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? देखो समझो, लेट अस सपोज आपने ना एक FD बुक करी थी, फिक्स डिपॉजिट बुक किया था ऑन 1 July 2000। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका वो तो अप्रैल टू मार्च होता है, राइट? अप्रैल यू कैन से 2024 टू मार्च 2025 लेट अस सपोज। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे 2000 लिया हुआ है तो मैं ऐसे ले लूँ अप्रैल 2000 टू मार्च 2001। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। अब FD जो है आपने बीच में कहीं बुक करी, 1 साल के लिए बुक करी, लेकिन 1 July को बुक करी। सो हेंस इट विल बी मैच्योरिंग ऑन 1 July 2001। अब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा। सो जो इंटरेस्ट है इस साल का वो तो मुझे इसी साल में लिखना है ना। अब
अब पूरा का पूरा इंटरेस्ट मैं जुलाई 2001 तक तो नहीं लेके जाऊंगी, वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट मैंने इस साल में कमाया है दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2000 से लेके 31 मार्च 2001 तक जितना भी इंटरेस्ट मैंने कमाया है वो तो मेरे इसी साल का है। सो ये अक्रू हो गया है, सो हेंस दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ माय बैलेंस शीट। और ये एसेट क्यों होगा? क्योंकि इसका बेनिफिट अभी मुझे आना है, अभी पैसा आना है, आया नहीं। सो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ये 9 मंथ्स का पीरियड है, इसका इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा और इसका इंटरेस्ट जो है वो मैं इन माय अदर करंट एसेट्स का पार्ट लिख लूंगी। ठीक है, क्योंकि जो बाकी का टाइम है फ्रॉम दी 1st ऑफ अप्रैल, है ना, 1st ऑफ अप्रैल 2001 टू 1 जुलाई 2001, है ना, इसका जो इंटरेस्ट है वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा, 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है। लेकिन ये जो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है ये मेरा इस साल का है, सो हेंस दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ माय दिस ईयर्स बैलेंस शीट। ठीक है, ये याद रखना है। और ये क्यों करंट एसेट है? बिकॉज इसका जो पैसा है अभी आना है मेरे पास। ठीक है जी, चले आगे, लेट अस गो अहेड। नाउ ये हमारे सारे थे करंट एसेट्स। Current assets, all those assets which are to be consumed within 1 year, or you can say which will be converted to cash within 1 year, or the benefit of which will be taken in 1 year only. अब next पे चलते हैं हमारे non current assets. What are non current assets? All the resources that a company expects to hold for more than 1 year. जो ऐसे assets हैं जिनको हम 1 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि इसका जो बेनिफिट है हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। और ऐसे assets which are not easily convertible into cash within 1 year, तो उनको 1 साल से ज्यादा लग ही जाता है। These are known as long term assets or you can say non current assets. ठीक है, राइट, आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर है और हमें पता भी है करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, ब्रीफ में तो हमें पता है क्या होता है। अब नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले है हमारे पास टैंजिबल एसेट्स, या फिर इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स और पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट समझते हैं इसको क्या होता है। टैंजिबल एसेट्स, ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड, ठीक है, टच्ड। और ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं हमारे पास, जैसे कि हमारा लैंड, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, हमारे पास हमारा कोई व्हीकल, हमारी कोई भी कार, ट्रक, ये सब क्या है? ऐसे एसेट जिसको मैं टच कर सकती हूँ। और ऐसे एसेट जिसको हम बहुत 1 ईयर से ज्यादा के लिए रख सकते हैं। ठीक है, जनरली लैंड खरीदते हैं हम, तो हम उसको, ऐसा तो नहीं है कि हम उसको 1 ही साल के अंदर अंदर बेच देंगे, जब तक मैं कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करती। बट यस, अगर मेरा कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, सो इन दैट केस अगर मैं लैंड, बिल्डिंग कुछ भी खरीदती हूँ, सो मैं यही ट्राई करती हूँ कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए वो यूज करना है, तो मैं इसको 1 साल से ज्यादा के लिए तो रखूंगी ही ना। सो हेंस दीज आर नॉन करंट एसेट्स व्हिच आई एक्सपेक्ट टू होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। हमारी कार, हमारा ट्रक, हमारा कंप्यूटर, ये सब क्या है? ये सब हमारे टैंजिबल एसेट्स हैं जिनको मैं टच भी कर सकती हूँ, एंड इवन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, इसके दूसरे नाम जो है फिक्स्ड एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब हमें याद होने चाहिए। अब जो इसका कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ पीपीई या कॉस्ट ऑफ दीज एसेट्स, ये इतना इजी नहीं होता निकालना। ऐसा नहीं कि जो लैंड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कितने की खरीदी, 20 लाख रुपीस की खरीदी, अब ये जो लैंड है वो सिर्फ 20 लाख रुपीस की मैं एग्जैक्टली डाल दूं, नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ परचेज प्राइस हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो लगे हो सकते हैं, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट हो सकते हैं। अब ये हमने समझना है कि कॉस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कि जो कॉस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट है ना, वो सिर्फ हमारा परचेज प्राइस नहीं होता है। लेट अस से आपने एक कार खरीदी या फिर आपने कोई एक मशीन खरीदी, ठीक है, आपने कोई मशीन खरीदी लेट अस से 20 लाख रुपीस की। अगर वो 20 लाख रुपीस तो सिर्फ आपने उस होलसेलर को, रिटेलर को दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने कुछ और पैसे भी खर्च किए उस मशीन को अपने वेयर हाउस तक लेके आने के लिए, या फिर उस मशीन को उस कंडीशन में लेके आने के लिए जिसमें आपको वो चाहिए। तो बहुत सारा पैसा आपने और भी खर्च किया, तो वो सब पैसा भी हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, सो कौन सा पैसा होगा? जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटल कॉस्ट है, जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटल कॉस्ट है वो ऐड होता है टू द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट। अब इसको समझो कि व्हाट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटल कॉस्ट। ठीक है, सो एनी एक्सपेंस दैट यू हैव डन, okay, or you have contributed to bring the asset to the location,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर जो है जहां से आपने सामान खरीदा वो है आपका दिल्ली में, ठीक है, और सामान आपको चाहिए जो आपका आपका गोडाउन है, जो आपकी फर्म है वो कहाँ पे है, लेटर से वो चेन्नई में है। सो दिल्ली से लेके चेन्नई तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी कॉस्ट ऑफ द एसेट में इंक्लूड होगा, ठीक है। एंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल फॉर ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। लेट अस से ये जो मशीन आपने खरीदी 20 लाख रुपीस की, अब इसमें कुछ कस्टमाइजेशन की जरूरत है क्योंकि आपका जो बिजनेस है, लेट अस से आपका कोई टेलरिंग का बिजनेस है, एम्ब्रॉयडरी करने का बिजनेस है, अब उस एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस के लिए आपको कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ रही है उस मशीन की। तो वो कस्टमाइजेशन जो आपने करी, इस 20 लाख के ऊपर जो पैसा और खर्च किया कस्टमाइजेशन करने के लिए, वो पैसा भी आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटल कॉस्ट के अंडर आएगा और वो भी कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो और देखते हैं और कौन सी कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटल कॉस्ट हो सकती है। फर्स्ट है आपकी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज वाटर कूलर, मेडिकल एड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसको समझो, लेट अस सपोज आपने ना एक मशीन है जो बाय करी, बहुत ही हैवी मशीन है, ठीक है। अब उस मशीन को लोड करने के लिए या फिर उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए ना आपको जो जगह है आपकी फर्म में, जो जगह है आपके बिजनेस में, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब उसको जब चेंज करना पड़ेगा तो आपको लेबर लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब उस लेबर को काम करने के लिए ना एटलीस्ट 1 महीना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब 1 महीने के लिए उस लेबर का जो पानी का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा, मेडिकल कोई एक्सपेंसेस का खर्चा, वो सब भी आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस एसेट को, उस मशीन को लेके आना था, इसीलिए मैंने खर्चा किया, ठीक है, लेबर को बुलाया, लेबर पे खर्चा किया, तो वो सब भी आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ेगा। आप ही सोचो, आपने कोई मशीन बाय करी, उस मशीन को घर में लेके आना है, उस घर में उस जगह को आपने साफ कराना पड़ा, उसको लेबर बुलानी पड़ेगी या ठोका ठाकी करके इस पे ना, इसमें कील लगाओ, इसमें ये करो वो करो, तो वो सब पैसा भी तो आप इंक्लूड करते ही हो ना अपने दिमाग में, यार इतना इतना पैसा लग गया, 1000 इस पे लग गया, 2000 इस पे लग गया, तो हेंस ये भी आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ना चाहिए। लॉ भी यही कहता है अकाउंटिंग का। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। अब जो मैं कहती हूँ कि साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए सीमेंट आया, उसके लिए ब्रिक्स आई एंड एवरीथिंग, तो वो जो पैसा है वो भी आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ेगा, ठीक है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। अब जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, सप्लायर दिल्ली में है, फर्म आपकी चेन्नई में है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी खर्चा है वो भी आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ेगा, ठीक है। 50,000 आपने और दिए, तो आप उसको सोचोगे ना कि यार 20 लाख की तो मशीन थी, 50,000 मुझे इसको ट्रांसपोर्टेशन में लगाने पड़े, तो वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। और हैंडलिंग चार्जेस भी कई बार ले लेता है बंदा, क्योंकि मशीन बहुत ही बड़ी है, उसको हैंडल करने के लिए मुझे 2-3 लेबर भेजनी पड़ी साथ में, तो उसका पैसा भी तो मुझे ही देना पड़ेगा। सो हेंस वो भी पार्ट आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ जाएगा। फोर्थ है आपका इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि हमने जो मशीन है, लेट अस सपोज कुछ पार्ट उसका दिल्ली से आना था, कुछ पार्ट उसका चंडीगढ़ से आना था, ठीक है। अब वो सारा का सारा सामान आ गया और चेन्नई में आके इकट्ठा हो गया, तो अब मुझे एक बंदे को बुलाना पड़ा कि यार इसको इंस्टॉल कर, और इसको इंस्टॉल करने के लिए फिर असेंबली भी करनी पड़ेगी, उसकी मशीन की डिफरेंट जगह से पार्ट्स आए हैं तो असेंबलिंग भी करनी पड़ेगी। सो वो जो कॉस्ट है वो भी आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, अब बड़ा ध्यान से सुनो, ये जो मशीन है, ठीक है, आपने खरीद ली, कस्टमाइज भी करा ली, अब आपको पहले ये टेस्ट करनी पड़ेगी, फाइनल प्रोडक्ट लेके आने से पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा। अब टेस्ट जब आप करते हो तब भी तो कुछ डीजल यूज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, तो वो भी कॉस्ट जुड़ जाएगा। प्लस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप टेस्टिंग करेंगे तो सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं लगते, कई बार उससे कुछ प्रोडक्ट्स भी निकल के आ जाते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हुए। और लेट अस सपोज वो प्रोडक्ट अच्छा निकल के आ गया, बिकने लायक है मार्केट में, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाए तो जितना भी पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो आप माइनस कर दोगे। लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग थी आपकी 50,000 की, 50,000 रुपीज लगे आपकी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इन सब चीजों में मिला के 50,000 कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग थी, लेकिन उससे कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए और जो वो प्रोडक्ट्स थे ना वो 20,000 के बिक गए, ठीक है। तो मैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रेवेन्यू मिल गया मुझे, तो 20,000 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, और जो अब मेरा नेट कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है, नेट कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कितना हो गया, 30,000।
ऑफ कोर्स ये जो 20,000 आपको मुनाफा हुआ बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स, वो आप क्यों नहीं नजर में रखोगे जब आप सारा खर्चा नजर में रख रहे हो अपने। तो अगर आपको कुछ प्रॉफिट भी हुआ है, कुछ बिका है आपका और कुछ पैसा आपके पास आया है, तो वो भी तो आपको सब ट्रैक करना चाहिए ना अपने एक्सपेंसेस में से। सो ठीक है, 50,000 का अगर टोटल कॉस्ट था माइनस कुछ मेरे को पैसा मिल गया, तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, सिर्फ 30,000 के। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोफेशनल फीस। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि असेंबलिंग करने के लिए कई बार, या फिर कोई सॉफ्टवेयर लेटर से मैंने खरीदा और मुझे उसके लिए कुछ इंजीनियर्स को हायर करना पड़ा। सो इन दैट केस जो भी प्रोफेशनल फीस मुझे देनी पड़ी, लेटर से मुझे उसको 6 महीने के लिए हायर करना पड़ा, तो वो जो 6 मंथ्स की फीस थी वो भी मैं कहूंगी कि मेरा कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डीकमिशनिंग चार्जेस। बड़े ही ध्यान से सुनना इसको, डीकमिशनिंग चार्जेस क्या होती है। लेट अस सपोज अगेन यू हैव बॉट अ मशीन, मशीन बहुत ही बड़ी है इन नेचर। ठीक है, अब ये जो मशीन आपने खरीदी, ठीक है, इसको आपने प्रिपेयर कराई साइट और उस पर उसने खड़ी भी कर दी उस मशीन को। अब मुझे पता है कि इस मशीन की जो यूजफुल लाइफ है ना, यूजफुल लाइफ है वो सिर्फ 10 ईयर्स है। ठीक है, 10 ईयर्स बाद ना मुझे इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, इसको रिमूव करवाना पड़ेगा अपनी साइड से। तो 10 ईयर्स बाद उसकी जो डिसमेंटलिंग का खर्चा है, ठीक है, उसको उस मशीन को वहां से निकलवा के या तो डिस्कार्ड करना, स्क्रैप में बेचना, जो मर्जी है, जो मुझे उसको निकालना वहां से, उसका जो भी खर्चा है वो भी आज की वैल्यू के हिसाब से मैं रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, लेट अस सपोज उस टाइम पे मुझे पता है कि 10,000 रुपीज लगेंगे इसको निकालने के लिए। तो वो 10,000 की जो डीकमिशनिंग चार्जेस हैं वो आज ही मैं अपने कॉस्ट ऑफ द एसेट में जोड़ लूंगी। ठीक है, ये याद रखना है आपने पॉइंट। सो ऐसे चार्जेस भी जो डीकमिशनिंग है या फिर डिसमेंटलिंग चार्जेस हैं वो भी आपके कॉस्ट ऑफ द एसेट में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम्स में ना जब ये डीकमिशनिंग चार्जेस जैसे पॉइंट्स आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कॉस्ट थोड़ी ऐड होगा। बट यस, ये याद रखना है आपने, अकाउंटिंग कहता है कि आप ये कॉस्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो विद दिस आपको समझ में आ गया कि व्हाट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट एटलीस्ट। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आता कि 20 लाख की मशीनरी खरीदी तो 20 लाख उसमें डाल दिए, नहीं, आपने और भी चीजें ऐड करनी होती हैं, जैसे कि प्रिपरेशन, डिलीवरी के चार्जेस, इंस्टॉलेशन के चार्जेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब एक चीज याद रखनी है, जब आपने वैल्यू लिख ली नॉन करंट एसेट, ये जो टैंजिबल एसेट है, लेट अस सपोज 20 लाख का एसेट था, उसके ऊपर जितना भी आपने खर्चा किया 2 लाख का और एक्सपेंस होगा, तो 22 लाख का आपका टोटल टैंजिबल एसेट बन गया। अब इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी इस साल की, जिस साल की आप बैलेंस शीट बना रहे हो, जितनी भी डेप्रिसिएशन लगेगी वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट अस सपोज 1 लाख की डेप्रिसिएशन है तो 1 लाख जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट टैंजिबल एसेट दैट इज ऑफ 21 लाख की इस साल की जो बुक वैल्यू है ऑफ द एसेट इज हाउ मच, 21 लाख। इज दिस क्लियर? ये छोटा सा एस्पेक्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑफ योर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स आर इनटैंजिबल एसेट्स। अब देखिए नॉन करंट एसेट्स में कुछ इनटैंजिबल एसेट्स भी होते हैं। कौन से लेटेस्ट से आपका कोई पेटेंट है, पेटेंट, कॉपीराइट, तो ये सब क्या है, इनको हम टच तो नहीं कर सकते। हमारी गुडविल इसको हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे एसेट तो हैं। लेट अस सपोज कोको कोला की बात करूं, कोको कोला ने पेटेंट ले रखा है अपनी रेसिपी पे, वो रेसिपी कहीं पे भी लीक नहीं होती। अगर वो लीक हो जाए तो जिसने भी लीक करी उसको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस रेसिपी पे सिर्फ कोको कोला के पास उसका पेटेंट है। ठीक है, और वो यूज करता है कि है ना अपना फ्यूचर रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो उसका एसेट तो है वो पेटेंट, राइट। और क्योंकि वो इतने साल से यूज कर रहा है और हर कोई जब भी पेटेंट लेता है वो उसके लिए बहुत साल भर यूज करता है उसको। सो हेंस ऐसा एसेट है जो बहुत सालों के लिए यूज होता है, of course more than 1 year, and we earn revenue through that as well, and which cannot be taken by anybody else, है ना, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो ये जो है ये सारे मेरे इंटैंजिबल एसेट्स हो गए। सिमिलरली मेरी गुडविल की बात करूं, गुडविल जो है लेट अस से ब्रांड वैल्यू, गुडविल या फिर ब्रांड वैल्यू, जैसे कि मैं बात करूं एप्पल का जो आईफोन है आपका, ठीक है, एप्पल का जो आईफोन है, अगर मुझे जितना पता है वो 1.5 लाख का भी आज एप्पल का आईफोन जो है वो बिक रहा है, ठीक है, मार्केट में। लेट अस सपोज वो सेम फीचर्स, डोंट किल मी फॉर दैट, बट ओके, सेम फीचर्स आपका ओप्पो भी दे दे, ठीक है, तो क्या ओप्पो 1.5 लाख चार्ज कर सकता है कस्टमर से? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, कोई नहीं खरीदेगा जाके,
राइट. व्हाई एप्पल इज चार्जिंग? बिकॉज एप्पल हैज दैट गुडविल. नो, उस गुडविल की ऑफ कोर्स वैल्यू है ना. अगर एप्पल अपना नाम किसी को बेच दे तो वो कितने पैसे में बेचेगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा नाम बहुत बिकता है. सो हेंस इन दैट केस गुडविल का भी एक प्राइस होता है, और गुडविल भी हमारा एक एसेट होता है जिसको मैं टच नहीं कर सकती, लेकिन फर्म में बहुत अच्छी वैल्यू होती है उसकी. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इज वेरी सिमिलर टू करंट इन्वेस्टमेंट्स. करंट इन्वेस्टमेंट्स थी फॉर लेस देन 1 ईयर. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दैट इज डन फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. ठीक है. ऐसी इन्वेस्टमेंट हमने एफडी में करी, आरडी में, शेयर्स में, लेकिन मैंने करी विद द एक्सपेक्टेशन टू होल्ड इट फॉर मोर देन 1 ईयर. that will be what? That will be my non current investments. Coming to your long term loans and advances. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं आपके? सिमिलर टू योर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. कि लोन आपने किसी को दिया है, लोन आपने किसी को दिया है, दैट इज शॉर्ट टर्म. कब होगा? जब आपने लोन वापस लेना है विद इन 1 ईयर. ठीक है. अगर मैंने उसको लोन दिया है लेकिन आई विल बी टेकिंग मनी बैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जैसे कि मैंने उसको लोन दिया फॉर 15 मंथ्स या फिर 18 मंथ्स के लिए दिया है, सो इन दैट केस दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. ठीक है. When I've given a loan for a period of more than 1 year. Next comes your deferred tax asset. Deferred tax asset क्या होता है? इसको बड़े ही ध्यान से सुनिए. देखिए, tax asset which are resulting from the difference in the income recognition of accounting method and tax laws. अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपके अकाउंटिंग मेथड होते हैं, अकाउंटिंग लॉज होते हैं ना, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम द टैक्स लॉज. कई बार टैक्स लॉ जो होता है ना वो परमिट नहीं करता है कुछ चीजें. ठीक है. अकाउंटिंग मेथड कहता है कि परमिशन है मेरी तरफ से, बट टैक्स लॉ उसके लिए परमिट नहीं करता है. सो इन दैट केस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, अकाउंटिंग मेथड में और टैक्स लॉज में. ठीक है. तो उसी डिफरेंस की वजह से ना कई बार हमारे पास कुछ एसेट्स निकल के आ सकते हैं. लेट अस सपोज आपने कुछ गुड्स बेचे 2 लाख रुपीज के. ठीक है. लेट अस सपोज आपने आईफोन ही बेचा 2 लाख रुपीज का. अब आपको पता है कि उस पर मुझे वारंटी देनी पड़ती है. ठीक है. सो अकाउंटिंग मेथड क्या कहता है? दैट यू कैन अकाउंट फॉर वारंटीज इन द एक्सपेंस. आपने ये 2 लाख रुपीज का आईफोन बेचा और आपने उसको वारंटी दी है कि अगर कुछ खराब हो गया ना तो आई विल रिपेयर. ठीक है. तो लेट अस सपोज मुझे पता है कि इसमें खराब होने की जो टेंडेंसी है वो 50,000 की कुछ है, तो मैं 50,000 ना, अकाउंटिंग मेथड कहता है कि आप पहले ये 50,000 अलग करके रख सकते हो, एक प्रोविजन बना सकते हो कि आप ये 50,000 सेपरेट करके रख दो कि ये एक्सपेंस फ्यूचर में हो सकता है. बट टैक्स लॉ कहता है कि अगर ये एक्सपेंस नहीं हुआ, ये 50,000 का एक्सपेंस जो है वो नहीं हुआ, तब तक आप इसको अपने अकाउंट्स में नहीं डालोगे, तब तक टैक्स वाला इसको नहीं डालोगे. ठीक है. तो अकाउंटिंग मेथड और टैक्स लॉ में ये डिफरेंस हो गया. ठीक है. अब अकाउंटिंग में तो मैंने ये 50,000 का एक्सपेंस शो कर दिया. अब जब मैंने इसको एक्सपेंस शो कर दिया, इनकम स्टेटमेंट में याद करो, मैंने इसको एक्सपेंस शो कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट कम दिखेगा कि नहीं? अकॉर्डिंग टू माई अकाउंटिंग मेथड, because I have an expense of 50,000, my profit will be less according to the accounting method. तो मुझे कम टैक्स देना है. ठीक है. बट टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये 50,000 मुझे नहीं डालने दे रहा. वो कह रहा है कि ये इसको एक्सपेंस आप नहीं शो कर सकते हो क्योंकि आपका ये एक्सपेंस हुआ ही नहीं, तो आप कैसे शो कर सकते हो? लेकिन अकाउंटिंग मेथड ने तो कहा था कर सकते हो, टैक्स लॉ मना कर रहा है. तो इन दैट केस क्योंकि आपने ये एक्सपेंस शो नहीं किया तो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखेगा और आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि आपने जो है ज्यादा टैक्स पे कर दिया. ठीक है. लेट अस सपोज इस केस में जो प्रॉफिट दिख रहा था वो 1 लाख का दिख रहा था, और अभी जो प्रॉफिट टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका 1.5 लाख का दिख रहा था, तो टैक्स जो है आपने इसके अकॉर्डिंगली पे किया होगा 1.5 लाख के अकॉर्डिंग. राइट. तो आपने ज्यादा टैक्स पे करा है, इस साल में आपने ज्यादा टैक्स पे किया है. अब आपको पता है कि आने वाले अगले साल में ये 50,000 का एक्सपेंस हो ही जाएगा, कोई ना कोई तो वापस आएगा और अपना फोन जो है या तो चेंज कराएगा या उसमें रिपेयर कराएगा, और मैंने वारंटी दे रखी है तो मुझे करना पड़ेगा. तो जब अगले साल में कोई आएगा और ये 50,000 का एक्सपेंस होगा, ठीक है, सो उस टाइम पे टैक्स लॉ के अंडर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. अकाउंटिंग मेथड में तो आप ऑलरेडी ये इसका एक्सपेंस शो कर चुके हो तो आप नहीं शो करोगे, लेकिन टैक्स लॉ में आप उसका एक्सपेंस शो करोगे और तब आपको कम टैक्स देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप पहले ही ज्यादा टैक्स दे चुके हो. ठीक है. ध्यान से समझो ये बात
कि ये 50,000 का एक्सपेंस आप इस साल में ऑलरेडी शो कर चुके हो एज पर दी अकाउंटिंग मेथड, दोबारा तो नहीं शो करोगे। तो अगले साल में जब ये एक्सपेंस एक्चुअल में हुआ तब अकाउंटिंग मेथड में आप ये नहीं शो करोगे, लेकिन टैक्स लॉ में उसको शो करोगे भी और उसका बेनिफिट भी लोगे। तो तब आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा अगले साल। तो क्यों कम पे करना पड़ा? क्योंकि आपने इस साल ज्यादा टैक्स पे कर दिया, जिसको मैं कह सकती हूँ कि मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया, कह सकती हूँ। ठीक है, ऑल्दो इसका पूरा मीनिंग एडवांस टैक्स नहीं होता, पर ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया। तो जब मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया अभी, तो क्या ये मेरा एसेट है? क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे अगले साल मिलेगा। तो ये मेरा इसलिए एसेट हो गया। दिस इज नोन एज अ डेफर्ड टैक्स एसेट। दिस इज एंड ऑलवेज याद रखना है, दिस विल ऑलवेज बी अ नॉन करंट एसेट, बिकॉज ये हमेशा एक साल से ज्यादा का मुझे बेनिफिट देता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब देखो, अगर नहीं समझ में आया, 1% भी नहीं समझ में आया, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ ये याद रखना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट कब होता है? जब अकाउंटिंग मेथड और टैक्स लॉ में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, और अगर आपने इस टाइम पे ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, सो इन दैट केस इट विल बी अ डेफर्ड टैक्स एसेट। सिर्फ इतना याद रखो, आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करके आप सिर्फ इतना समझो कि देयर इज अ डिफरेंस इन द अकाउंटिंग मेथड्स एंड टैक्स लॉज, एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस you pay tax more in this current year, and in the next subsequent year you will have to pay less tax, and because of that benefit it is known as a deferred tax asset. ठीक है, और अगर मैं बात करूं कुछ द नेक्स्ट वन, अगर मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बट डेफर्ड टैक्सेस के अंदर है एक अदर नॉन करंट एसेट्स, लास्ट अदर नॉन करंट एसेट्स विच आर ऑल्सो यू कैन से लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। कई बार क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एक साल से ज्यादा टाइम ले लेते हैं पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, अपने पैसा पे ऑफ करने के लिए। सो इन दैट केस इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर अदर नॉन करंट एसेट। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है कि डेटर्स एक साल से भी ज्यादा पैसा लगा दे, टाइम लगा दे, बट यस अगर वो ऐसा है तो वो अदर नॉन करंट एसेट के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये आपके सारी लिस्ट ऑफ एसेट्स है, करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं इसमें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपने आके पूछना है। ठीक है, अगर वरना आप आगे मूव कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद द डीकोडिंग ऑफ द लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास दो चीजें तो हैं ही हैं, दैट इज करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एक और चीज है, दैट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी। इन तीनों के बारे में अब आगे पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, so what are current liabilities? Current liabilities are the liabilities or the obligations that you need to pay off within 1 year, है ना। so ऐसी liabilities, obligation जो एक बिजनेस के ऊपर है और उसको पता है कि ये मुझे एक ही साल के अंदर पे ऑफ करना है, that are current liabilities। ये सबको हमें पता है, राइट। सो इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग। देखो, शॉर्ट टर्म बोरोविंग मीन्स व्हाट? हमने किसी से पैसा लिया, किसी से लोन लिया, लेकिन हमें पता है दैट नीड्स टू बी पेड ऑफ विद इन 1 ईयर। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने किसी से उधारी ली है 3 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, तो वो क्या है मेरा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, राइट। Then is my trade payable. Now trade payable is very similar to your creditors. ठीक है, बेसिकली लेट अस सपोज आपने किसी से परचेजेस करी, ठीक है, परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, कुछ भी परचेज किया, और आपने उसको पैसे अभी नहीं पे करे हैं, आप उसको बाद में पे ऑफ करेंगे। सो लेट अस सपोज आपने परचेज करा, लेट अस से फ्रॉम शाम। अब शाम से परचेज किया, तो ये शाम क्या हो गया आपके लिए? क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि आपने इसको पैसे देने हैं, राइट। इसको इस पैसे आपने देने हैं। तो ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि शाम को पैसे देने हैं, हेंस ये आपका क्रेडिटर हो गया। सो हेंस जब ये ट्रेड पेबल कब बनता है? जैसे कि मैंने परचेजेस करा रिलेटेड टू माई ट्रेड, रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटी ऑफ माई बिजनेस, राइट। सो जब ट्रेडिंग करने के लिए मैंने कुछ परचेजेस करी हैं, दैट आर नोन एज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। और जब मुझे उसको पैसा बाद में पे करना होता है। अब मोस्टली जब भी हमने कोई क्रेडिटर होता है तो हमें मोस्टली 3 मंथ 6 मंथ का ही टाइम देता है। सो हेंस दीज आर ऑल्सो फॉर द करंट लाइबिलिटी, राइट, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लाइक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब देखो, ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। व्हाट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस? दीज आर द प्रोविजंस दैट आउट गो
आउट गो टू हैपन विद इन 1 ईयर। बेसिकली क्या करता है एक बिजनेस, बिजनेस को पता है कि एक साल में ना मुझे यार ये एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो बिजनेस पहले से ही कुछ साइड कर लेता है। एज एन इंडिविजुअल भी आपको पता है यार ये खर्चा आने वाला है, मेरा मेजर खर्चा है, स्कूल की कॉलेज की फीस देनी है। सो इन दैट केस आप क्या करते हो, पहले से ही कुछ पैसा साइड करना शुरू कर देते हो। सो दैट इज व्हाट, दैट इज क्रिएटिंग अ प्रोविजन, कीपिंग असाइड सम मनी। और जब हमें पता है कि ऐसा एक्सपेंस है जो एक साल के अंदर अंदर होगा, सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे कि टैक्सेस पेबल, एक बिजनेस को पता है एक साल में मुझे टैक्सेस तो आएंगे ही, ठीक है, वो श्योर नहीं होता कि कितनी अमाउंट आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से वो कुछ प्रोविजन तो बना सकता है। सेकेंडली डिविडेंड पेबल, एक लार्ज स्केल बिजनेस है, जैसे कि रिलायंस की बात करूं अगर मैं, तो रिलायंस को पता है कि यार मुझे अपने शेयर होल्डर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड्स पे ऑफ करने हैं, राइट। सो उसके लिए भी वो पहले से प्रोविजन बनाएगा। सेकेंडली प्रोविजन फॉर वारंटी, लेट अस सपोज एक कंपनी है जैसे कि एप्पल है, वो काफी वारंटी देती है कि है ना, एक साल में अगर आपका फोन खराब हो गया तो हम वापस कर देंगे या हम ये पार्ट रिपेयर कर देंगे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोविजन फॉर वारंटीज, कि अगर एप्पल ने ये वारंटी दी है तो वो पैसा भी कुछ साइड करके रखेगा कि अगर कोई वापस आ गया तो ऐसा नहीं कि मेरे पास हाथ में कुछ हो ही ना, तो उस एक्सपेंस के लिए पैसा साइड कर लेगा। अच्छा, अब देखो इसमें प्रोविजन फॉर वारंटीज में एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वारंटी एक साल के लिए दी है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगी, लेकिन कई बार हम प्रोविजन प्रोविजन फॉर वारंटीज को लॉन्ग टर्म में भी डाल लेते हैं जब हम वारंटी एक साल से ज्यादा के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखनी है, प्रोविजन फॉर वारंटीज अगर मैंने एक ही साल के लिए दिया है, सो हेंस इट विल बी टर्म्ड एज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है जी। आई होप ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस आपके कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट अस सपोज आपने रेंट देना था इन द मंथ ऑफ फेब, लेकिन आपने किसी वजह से उसको नहीं दिया, तो हेंस इन दैट केस दिस इज अ अनपेड एक्सपेंस। आपने इसका बेनिफिट तो ले लिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, सो हेंस ऐसा एक्सपेंस जो आपको पता है कि मैंने कर लिया है और मुझे इसको एक ही साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना है विद इन द फाइनेंशियल ईयर, दिस इज नोन एज अ अक्रूड एक्सपेंस, ठीक है। तो ये भी आपकी लाइबिलिटी तो है ना, पे आपने बेनिफिट उठा लिया उस बिल्डिंग का, लेकिन फिर भी आपने अभी पैसे नहीं दिए, so hence this is a kind of an expense which has already been done but still you have not paid, ठीक है। so this is a kind of a current liability because this is an obligation that you need to pay within 1 year, right? Next is other current liabilities. So any liability which is not coming under any other head will come under the other current liabilities, right? but which needs to be paid within 1 year, है ना। and इसमें और examples क्या क्या ले सकते हैं, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, बड़े ध्यान से सुनो इसको, ये क्या होता है, करंट मेच्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। लेट अस सपोज आपने एक लोन लिया, लेट अस से HDFC बैंक से लोन लिया, कितने साल के लिए लिया, 10 ईयर्स के लिए लिया, कितने लाख का लोन, 20 लाख का लोन, ठीक है। अब हमें पता है कि एक साल में इन द फर्स्ट ईयर, जिस साल की मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, उसमें मुझे 2 लाख रुपीज पे ऑफ करना है टू दी HDFC बैंक। सो दिस इज द करंट मेच्योरिटी, ठीक है। दिस 2 लाख रुपीज दैट आई नीड टू पे इन दिस ईयर, दिस इज द करंट मेच्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट। ये 20 लाख तो मुझे 10 ईयर्स में पे ऑफ करने हैं, लेकिन इस साल कितने पे करने हैं, 2 लाख रुपीज। तो दिस इज अ करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इस साल इन लेस देन 1 ईयर आई हैव टू पे ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। सेकेंड है मेरे अनपेड डिविडेंड्स। देखो अब इसमें एक फर्क है, जब मैंने आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे लेके गई थी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो यहाँ पे भी लिखा था हमने डिविडेंड्स पेबल। देखो यहाँ पे ना हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, यहाँ पे हमें नहीं पता होता कि हमने कितने डिविडेंड पे करना है, ठीक है, ये हमें नहीं पता यहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इन द अदर करंट लाइबिलिटीज, अनपेड डिविडेंड क्या होता है कि ये ना अप्रूव हो चुका है कि इतना डिविडेंड जो है मुझे अपने शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करना है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। नाउ जब मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन ये है तो इसी साल की लाइबिलिटी ना, पे ऑफ तो इसी साल में करनी ही पड़ेगी। सो हेंस ऐसी लाइबिलिटी अनपेड डिविडेंड्स जैसी जो अभी अप्रूव्ड है, मुझे पता है कि इतनी अमाउंट, फॉर एग्जांपल मुझे पता है 25333 इतनी अमाउंट मुझे एज देनी है, डिविडेंड अप्रूव्ड है ये, तो ये एक अनपेड डिविडेंड के अंदर आएगी। लेकिन यस, अगर वो अप्रूव्ड नहीं है, ये अमाउंट जो है ये अप्रूव नहीं है, और मुझे पता है अप्रोक्सीमेशन से यार 25,000 मुझे पे ऑफ करना है, दैट विल गो अंडर अ प्रोविजन ऑफ
डिविडेंड्स, ठीक है, वो फिर प्रोविजंस में चला जाएगा जब मैं पैसा साइड करती हूँ। ये याद रखना है, दिस इज अनपेड डिविडेंड इज द अप्रूव्ड डिविडेंड, ठीक है, बट नॉट येट पेड, राइट। चलिए, सो दिस इज योर करंट लाइबिलिटीज, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर नॉन करंट लाइबिलिटीज। व्हाट आर दीज? Non-current liabilities, that are the obligations that I need to pay in more than or beyond 1 year, ठीक है। That means कि एक साल में अगर मैं पे ऑफ करनी है तो वो करंट है, अगर उससे ज्यादा टाइम है मेरे पास ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने के लिए, सो दैट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट। इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या आता है आपका। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, दिस इज वेरी सिमिलर टू शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। अब मैंने किसी से पैसा ले रखा है, उधार ले रखा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास एक साल से ज्यादा का टाइम है उसको पे ऑफ करने के लिए, सो दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म बोरोविंग। जब मैंने पैसा फॉर एग्जाम्पल 14 मंथ्स, 16 मंथ्स या फिर 3 years, 4 years, 10 years के लिए पैसा ले रखा है, तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, राइट। देन इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगर इससे आपको याद आएगा थोड़ा थोड़ा, हमने डेफर्ड टैक्स एसेट किया था, राइट। तो वैसा ही कुछ सिमिलर है आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये भी कब होती है? जब आपके अकाउंटिंग मेथड और टैक्स लॉ में कुछ डिफरेंस होता है। अब इसमें डिफरेंस देखो क्या होगा। देखो, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम कि सेल हुई है लेकिन इंस्टॉलमेंट पे हुई है, ठीक है। अगेन, जब आप एक फोन खरीदते हो तो मोस्टली आप उसको इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हो, है ना। अगर किसी के पास अभी पैसे नहीं है, वो कहता है कि मैं ईएमआई पे ही अपना फोन लेना चाहता हूँ, तो वो ले सकते हैं, राइट। सो इन दिस केस जो दुकानदार है उसको तो इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है, राइट। तो अकाउंटिंग मेथड क्या कहता है? ये अकाउंटिंग का मेथड है, ये कहता है कि जितने की भी फोन आपका बिका, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का बिका है, तो इसको आप रिकॉग्नाइज कर लो एक ही साथ में कि 1 लाख का बिक गया, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है जरूर, लेकिन अगर मैं उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं लिखने वाला हूं, मैं एक ही साथ में उसको रिकॉग्नाइज कर दूंगा अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग मेथड। पर टैक्स लॉ कहता है ऐसा नहीं कर सकते आप। जब जब जितना जितना पैसा आएगा उतना उतना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज एंड व्हेन द इंस्टॉलमेंट कम्स। सो उसकी वजह से कुछ टैक्स में ऊपर नीचे हो जाता है। देखो, पहला जो मेथड है आपका अकाउंटिंग मेथड है, वो कहता है रिकॉग्नाइज द सेल इन वन गो। तो मैंने 1 लाख की सेल्स पूरी की पूरी दिखा दी अकाउंट्स में। अब सेल इतनी ज्यादा दिखाई है तो प्रॉफिट भी मेरा ज्यादा लगेगा, है ना, दिखेगा तो ज्यादा ही ना। तो मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। लेट अस से अगर 10% है तो मुझे 10,000 का टैक्स पे करना चाहिए। बिल्कुल खुश हो गए। लेकिन टैक्स लॉ कहता है कि नहीं, जितना पैसा आया उसी के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। तो टैक्स लॉ के हिसाब से लेट अस से इंस्टॉलमेंट्स मेरे पास कितनी आई हैं, लेट अस से सिर्फ 80,000 की इंस्टॉलमेंट आई है, राइट। तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से रहेगा, प्रॉफिट भी उस हिसाब से कम दिखेगा, तो मुझे टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। लेट अस से मुझे सिर्फ 8,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा है उसके ऊपर। तो इस केस में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अकाउंटिंग कहता है कि 10,000 का टैक्स मैंने पे कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू टैक्स मैंने सिर्फ 8,000 ही पे किया है। तो अगले साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में 2,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे। अब जब 2,000 अगले टाइम में पे करने पड़ेंगे तो अकाउंट्स में तो मैं ऑलरेडी 10,000 शो कर चुकी हूँ एज माई टैक्स, तो दोबारा तो शो नहीं करूंगी। लेकिन ये 2,000 स्टिल मेरा अनपेड है, अभी तक गया नहीं है मेरे पास से। सो हेंस ये जो 2,000 रुपीज जो अभी भी अनपेड है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी टू मी, राइट। दिस इज अ लाइबिलिटी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगी। सो हेंस दैट इज वाई दिस इज स्टिल अ लाइबिलिटी टू मी, राइट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टैक्स लॉज। एंड दिस विल ऑलवेज बी अ नॉन करंट लाइबिलिटी। ये भी याद रखना है, वाई, बिकॉज देखो अगले साल तक जाती है बात, है ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जाती है। सो हेंस इट इज बियॉन्ड 1 year। सो हेंस दिस विल ऑलवेज बी अ नॉन करंट लाइबिलिटी। ये भी याद रखनी है। अब देखो अगेन एग्जाम्पल समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया फिर भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। Because of the difference in the accounting methods and the tax laws, this happens. And when there is a liability that we have paid less tax as of now, but in the next financial year we'll have to pay more tax, ठीक है। तो इस केस में दिस इज अ लाइबिलिटी, ठीक है। तो आपको अब रिलेट कर लेना एक बार। अगर आपको लगता है डेफर्ड टैक्स एसेट दोबारा देखना है तो पीछे करके वीडियो वो भी देख लेना और बीच में कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। चलें आगे, लेट अस मूव अहेड। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये दो हमने कर लिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की तरफ चलते हैं। अब देखो दिस इज वेरी सिमिलर टू शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तब हमने प्रोविजन बनाया था, पैसा साइड किया था जब हमने पता है कि ऐसा एक्सपेंस है जो 1 साल के अंदर अंदर होना है, उसका हमने साइड कर लिया था। अब जब हमें पता है कि ऐसा एक्सपेंस है जो काफी टाइम बाद हो सकता है,
है ना, 1 ईयर के बियॉन्ड हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जैसे कि प्रोविजन फॉर वारंटीज, देखो इसमें भी है, लेकिन जब मैंने वारंटी 2 साल की दी है, 3 साल की दी है, कार के केस में अगर हम देखें, आप नवी कार परचेज करते हो तो आपको आई गेस 3 ईयर्स की आप वारंटी देते हो कुछ चीजों पे। तो 3 ईयर्स की जब हमने वारंटी दी, तो अगर एक कार ओनर को साइड करना पड़ेगा पैसा, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डालेगा। ठीक है जी। सिमिलरली प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अगर हम देखें, ग्रेचुटी पता है आपको, ग्रेचुटी कब मिलती है? जब एक एम्प्लॉय 5 ईयर्स एक ही कंपनी में काम कर रहा होता है। अब 5 ईयर्स बाद एक कंपनी एम्प्लॉय जब छोड़ता है, तो कंपनी को उसको पैसे देने पड़ते हैं। अब एक साथ इतनी हैवी अमाउंट कंपनी कैसे देगी? तो उसके लिए कंपनी भी क्या कर सकती है, हर साल कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाती रहेगी। सो दैट इज व्हाट अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जब हमें पता है ऐसा एक्सपेंस होगा जो होगा तो कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी से मुझे उसके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू करना पड़ेगा। सो दैट इज अ प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ओके, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंडर वो आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखो जो दूसरे में नहीं आएगी, बाकी किसी और हेड में, वो चली जाएगी आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। जैसे कि हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल। देखो अगेन, जो ट्रेड पेबल्स होते हैं ना, मोस्टली वो करंट लाइबिलिटीज में ही आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा मतलब उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं, या फिर हमें ज्यादा टाइम मिल जाता है, जैसे बियॉन्ड 1 ईयर, तो वो कहाँ चला जाएगा आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। पर अगेन दिस इज अ वेरी रेयर केस। जैसे कि हमारी लॉन्ग टर्म एसेट था ना, सिमिलरली हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बहुत ही रेयर केस में रहता है, राइट। सो अब आई होप ये दोनों ही चीजें, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, आप सबको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जैसे हमने ये सेम हम कर चुके हैं, है ना। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, एक चीज आपने जो समझनी है, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी सीख ली, अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? देखो ये बैलेंस शीट में नहीं आता। फर्स्ट की कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, बट दिस इज अ पार्ट टू नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिंजेंट लाइबिलिटी है अगर एक बिजनेस की, तो वो जरूर आती है। ठीक है जी। सो बेसिकली ऐसी लाइबिलिटी जिसका आउटकम हमें नहीं पता, हो सकता है ये लाइबिलिटी अगर हो सकता है ये ना हो, जैसे कि लूजिंग अ लॉ सूट। अब इसको समझाती हूँ। आपका एक बिजनेस है, आपके बिजनेस पे किसी ने केस कर दिया कि इस बिजनेस ने मुझे पैसे देने हैं। बिजनेस कहता है मैंने कोई पैसा नहीं देना, बंदा जिसने केस किया वो कहता है कि यार इसने पैसे देने हैं। सो इन दैट केस कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना केस। अगर बिजनेस हार गया तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, जीत गया तो उसकी बल्ले बल्ले कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा। सो इन दैट केस दिस इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। सो इसमें और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। ये जो मैंने आपको बताया कि क्लेम किया किसी ने कि यार तुम दिस बिजनेस हैज टू गिव मी मनी, बट वी आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट, द बिजनेस इज नॉट एक्नॉलेजिंग इट एज अ डेट, right? So in this case, if the business loses the lawsuit, in that case they will have to pay the money. Otherwise they will they will be in a win-win situation, they will not give any money. Second is guarantee. Now you must have heard sometimes, when you are taking a loan or something, there is a third party who takes a guarantee on for you, right? That if this person is unable to pay off the money, okay, then I will pay. Okay, there is a third party. So let us say this business ABC Limited has taken a guarantee for, let us say for XYZ Limited, that if XYZ Limited is unable to pay off the money, then I will give. So in that case, if by chance XYZ Limited is not able to pay the money, he becomes insolvent, so then my company, that is ABC Limited, has to pay the money. So this is also a contingent liability, and I'll have to mention it in the notes to account that I have taken a guarantee for XYZ Limited. ठीक है जी। सो दिस इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अच्छा, एक और चीज इसमें, प्रपोज्ड डिविडेंड also comes here. It is not a current liability, it's not a non-current liability. What is proposed dividend? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ा था हमने प्रोविजन फॉर डिविडेंड, यहाँ पे पढ़ा था हमने अनपेड डिविडेंड, अब हम पढ़ रहे हैं प्रपोज डिविडेंड। अब बेसिकली क्या होता है कि ना, जब आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, तो हम उसमें डालते हैं कि यार अच्छा इतना प्रपोज डिविडेंड है कि हमें इतना डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहिए। अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि यार इतना इतना पे ऑफ करना है अब डिविडेंड। अब ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, दिस इज जस्ट प्रपोज्ड। सो इन दैट केस जितना भी प्रपोज डिविडेंड है वो हम नीचे मेंशन कर देते हैं।
अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो ना ही वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, ना ही वो एज अ अनपेड डिविडेंड होगा, ठीक है। सो इन दैट वे हम प्रपोज डिविडेंड जो कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो कर देंगे, ठीक है जी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। नाउ देखो, इन दोनों के बाद ना आपका एक शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है, जिसको हम कैपिटल के नाम से समझा था स्टार्टिंग में, जब हमने अकाउंट शुरू किया था तो हमने कैपिटल वर्ड समझा था। वैसे ही होता है आपका शेयर होल्डर इक्विटी। देखो कैपिटल क्या होता है, जब एक ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट शेयर होल्डर इक्विटी ना उससे एक लेवल ऊपर है। बेसिकली क्या होता है, जैसे जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं अगेन रिलायंस की, रिलायंस इज अ लार्ज फर्म। सो इन दैट केस इट डज नॉट जस्ट हैव वन ओनर। We know Ambani ji is the owner of Reliance, but the people who have bought the shares of Reliance, they are also the owners, they are also the shareholders of Reliance. So in that case, whatever money as a shareholder we have put in, if I am a shareholder of Reliance, so whatever money I have put in in Reliance company, I have become a part owner of that company, and that becomes a part of shareholder equity in Reliance. तो रिलायंस जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा और शेयर होल्डर इक्विटी लिखेगा, उसके अंदर जितना भी अमाउंट इन्वेस्टेड है ना बाय द शेयर होल्डर, वो अमाउंट वो उसमें लिखेगा, ठीक है। वो उसमें लिखेगा एज इन बेसिकली इन शेयर कैपिटल। तो इसमें देखते हैं शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर ही आता है आपका शेयर कैपिटल। बेसिकली वो क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, जैसे कि रिलायंस की ही बात करूं मैं, रिलायंस ने लेट अस सपोज 1000 शेयर्स इशू कर रखे हैं मार्केट में, उनकी फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज द अमाउंट 1000 इंटू 10, दैट इज 10,000 रुपीज विल बिकम अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर्स दैट हैव बीन इशूड बाय द कंपनी इन द मार्केट इंटू मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसकी बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स, राइट। यही बात कर रहे हैं हम कि कितनी ओनरशिप है, कितनी वैल्यू है उसकी। एंड इट ऑल्सो शोज हाउ मच ऑफ अ कंपनीज एसेट्स would be left for the shareholders if all the debt and obligations were paid off. अब देखो ये लाइन को समझो, बड़ी ही अच्छी एक लाइन लिखी है यहाँ पे। इट बेसिकली शोज हाउ मच ऑफ कंपनीज एसेट्स, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, याद है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीड करती हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। यही है ना, ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्विटी क्या रहेगा, एसेट्स, क्या लिख सकती हूँ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी विल बी इक्वल टू इक्विटी। क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसे, यही लाइन वो ये बोल रहा है। इक्विटी क्या है, इट शोज दैट हाउ मच एसेट्स वुड बी लेफ्ट। लेट अस से द एसेट्स इज 10 लाख रुपीज एंड लाइबिलिटी इज 3 लाख रुपीज। So how much assets would be left after I pay off all my liabilities? How much assets would be left? 7 lakh rupees. So this 7 lakh rupees is basically equal to the equity also, because we know, है ना, according to the accounting equation, this will match. So hence, how much assets would be left off for the shareholders if all the debts and obligations are met? ठीक है। सो एसेट्स में से जब हम अपनी सारी लाइबिलिटीज को खत्म कर देते हैं तो कितना एसेट हमारे पास बचता है, दैट इज इक्वल टू, यू कैन से, इक्विटी। दैट हाउ मच मनी इज लेफ्ट फॉर दी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही पैसा बचेगा ना। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन योर शेयर होल्डर इक्विटी ऑल्सो, ठीक है जी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल में आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि क्या होता है, द नंबर ऑफ शेयर्स दैट हैव बीन इश्यूड इन द मार्केट इनटू द फेस वैल्यू, into the face value. अगर 1000 है into 10 rupees per share, so the share capital will be how much, 10,000. ये याद रखना है, फेस वैल्यू से ही हमेशा मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू। देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ना बेसिकली वो सारे रिजर्व्स आते हैं जो एक कंपनी मेंटेन करती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हम इसको बड़ा ही ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत मेजरली इसको डाइव इनटू नहीं करेंगे, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होते हैं, बेसिकली कंपनी ना कुछ रिजर्व बना के रखती है। जैसे कि हमने प्रोविजन पढ़ा था ना, वैसे ही कुछ सिमिलर
प्रोविजन एंड रिजर्व इज डिफरेंट ऑल्दो, ठीक है। वैसे ही हमारे पास कुछ रिजर्व्स होते हैं कि हम ये पैसा जो है बिल्कुल एक साइड करके रख लेते हैं, ठीक है, जो हम और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करूं, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम को समझने के लिए ना सबसे पहले तो समझो कि रिलायंस है, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं मार्केट में, 1000, उनकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, तो ये तो चला जाता है हमारा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में चला गया 1000 इंटू 10, दैट इज 10,000 रुपीज। अब लेट अस सपोज रिलायंस ने ना 10 रुपीज में शेयर इशू नहीं कर रखा, ये तो उसकी फेस वैल्यू है, उसने इशू कितने में किया है, इशू प्राइस उसका कितना है 50 रुपीज, सो बेसिकली वो 40 रुपीज ज्यादा चार्ज कर रहा है दैन दी फेस वैल्यू। सो वॉट एवर एक्स्ट्रा मनी दैट वी आर चार्जिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, दैट विल गो अंडर द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंडर हम जितने भी शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, into the extra money that we have taken from the shareholder, that is 40 rupees, this will go under the securities premium reserve, that is ये आ जाएगा आपका 40,000। सो ये ऐसे आपको समझना पड़ेगा। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस किसके लिए यूज हो सकते हैं, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये किसके लिए यूज हो सकता है, ये जो पैसा हमने अलग कर लिया शेयर होल्डर्स से लेके, तो हम ये किस लिए यूज कर सकते हैं, कल को हमने बोनस देना है अपने शेयर होल्डर्स को, बोनस शेयर्स देने हैं, बायबैक करना है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है कंपनी को, अब वो सारा प्रॉफिट तो नहीं निकालते, क्या करते हैं कुछ पैसा जो है अक्यूमुलेट कर लेते हैं बिजनेस में, है तो वो शेयर होल्डर्स का ही पैसा ना, है तो वो ओनर्स का ही पैसा, लेकिन वो क्या कर लेते हैं उसको अक्यूमुलेट कर लेते हैं। अब जितना पैसा अक्यूमुलेट होता है उसको वो रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं एक रिजर्व में, जितना भी प्रॉफिट होता है हर साल, ठीक है। कुछ तो वो यूज कर लेते हैं और जो वो यूज नहीं करते हैं उसको वो सरप्लस में या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल लेते हैं, ठीक है। इस पैसे को भी हम काफी जगह पे यूज कर सकते हैं फॉर गिविंग बोनस, बायबैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपका वो रिजर्व है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, ठीक है। फिक्स्ड एसेट जब आपने बेचा तो आपको हुआ प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट आपको हुआ ये आप रादर देन किसी ऐसी जगह पे यूज करने के बजाय आप उसको एक रिजर्व में डाल देते हो। आप कहते हो कि यार मुझे ना 1 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हो गया अपना लैंड बेच के, तो ये जो 1 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट है ये आपने कहीं इधर उधर क्यों यूज करना है, ये आप क्या करते हो, ये आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो, सो दैट यू कैन यूज इट फॉर अ बेटर इन्वेस्टमेंट। आगे कहीं और कैपिटल एसेट ही खरीदना है तो उसके लिए यूज कर लोगे, छोटी मोटी चीजों के लिए थोड़ी यूज करोगे ये पैसा, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को समझो, इन दोनों में ही पैसा जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू ही आता है, ठीक है। अब जनरल रिजर्व में बेसिकली क्या होता है कि मुझे किसी काम के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस को पैसे चाहिए किसी काम के लिए, तो वो क्या करता है रिटेन्ड अर्निंग से थोड़ा पैसा विड्रॉ करके जनरल रिजर्व में डाल लेता है और फिर थोड़ा करके उसको यूज कर सकता है। तो जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, फॉर गिविंग बोनस, फॉर गिविंग बायबैक, फॉर गिविंग डिविडेंड्स एज वेल, ठीक है। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, अब बेसिकली जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, तो इनको ना रिडीम करना पड़ता है, इनकी मेच्योरिटी डेट होती है, जैसे लोन है फॉर एग्जाम्पल, लोन पे ऑफ करना, डिबेंचर्स हैं दे आर काइंड ऑफ लोन, डेट है, तो ये जो एक टाइम पीरियड है उसके बाद मुझे रिडीम करना पड़ता है, सो इन दैट केस आई नीड मनी, तो मैं क्या करूंगी रिटेन्ड अर्निंग से पैसा थोड़ा सा ट्रांसफर कर लूंगी अपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में और फिर वो पैसा मैं यूज कर सकती हूँ सो एज टू रिडीम माई प्रेफरेंस शेयर्स, सो एज टू रिडीम माई डिबेंचर्स, ठीक है जी। आई होप ऑल दीज रिजर्व्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आपको अगर इसके बारे में थोड़ी और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट इतना आपके लिए इनफ है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमने ये सारा कुछ कर लिया है, करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, शेयर होल्डर इक्विटी भी आपका हो गया है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं लेकिन बहुत सारी बाइफर्गेशंस हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ इसका जो टोटल होता है दैट इज इक्वल टू द एसेट साइड ऑल्सो, ये आपने हमेशा याद रखना है। टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स एज वेल, तो ये चीज आपने कभी भी भूलनी नहीं है,
ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी आपके रहते हैं. So with this, we have completed the major two parts, that is income statement and your balance sheet. And in the next class, we are going to study about the ratio analysis, ठीक है, which is very much related to these chapters. तो अगर आपको वो समझना है तो ये वाला पार्ट आपको देखना जरूरी है. ठीक है, तो with this, we will end up the class. Thank you so much. If you want to contact EduTap in any way, you can contact it through our phone numbers, or you can visit our website as well, that is edutap.in. मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे विजिट कर सकते हो इसको. ठीक है, सो हमने कुछ नहीं करना है, हमने क्रोम पे जाना है. ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, edutap.in लिखेंगे, edutap.in. ठीक है, और यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन के अंदर यूपीएससी ईपीएफओ पे जाएंगे, एंड देन हियर यू कैन फाइंड आउट ऑल द कोर्सेज दैट यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर हम ऑफर कर रहे हैं, एडुटैप ऑफर कर रहा है. एक तो है आपका ये मास्टर कोर्स. ठीक है, मास्टर कोर्स 2026-27 ये आपका मेजर कोर्स है, जिसमें सारी कंसेप्ट क्लासेस, नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और सारे सब्जेक्ट्स हैं. और एक है आपका ये स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, इसमें आप नो मोर में जाके ना देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑफर हो रहे हैं. अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप ये स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स ले सकते हो, वरना आई वुड सजेस्ट कि आप मास्टर कोर्स ले लें अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. और ये जो 2 डे डेमो वाला है, मैं ऑलरेडी आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बता चुकी हूँ कि अगर आपको ये मास्टर कोर्स का प्रीव्यू लेना है तो आप ये 2 डे डेमो कोर्स भी ले सकते हैं. राइट, सो विद दिस आई थैंक यू ऑल. एंड अगर आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया है, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो रेफर इट टू योर फ्रेंड्स हु आर स्ट्रगलिंग विद अकाउंट्स, तो उनके लिए काफी एक इम्पोर्टेंस की रहेगी. सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन.